है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द जो है उसकी सर्वप्रथम व्याख्या किसने करी थी, यानी कि सबसे पहले इसके बारे में किसने बोला था? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसकी सबसे पहले व्याख्या की थी टेंसले ने, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है टेंसले जो हैं वो कौन थे? तो टेंसले जो हैं वो एक पारिस्थितिकीविद थे, यानी इकोलॉजिस्ट थे, है ना, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र। देखो पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में अगर मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत बताना चाहूँ कि बेसिकली जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो होता क्या है ना, तो पारिस्थितिकी तंत्र वो है जैसे हम हैं, हम ये जहाँ पर भी जिस भी एरिया में हम रह रहे हैं, है ना, वहाँ पे हमें रहने के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, यानी हमारे आसपास की जितनी भी चीज़ें हैं वो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड हैं, और उन सब के डिपेंडेंस को, यानी जो चीज़ें एक दूसरे पर डिपेंड हैं उन सब को मिला करके हम पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम एक तालाब ले लें, है ना, तो एक तालाब ले लें, यहाँ तालाब में पानी भी है, ठीक है, यहाँ पे पेड़ पौधे भी हैं तालाब में, है ना, यहाँ पे मछलियाँ भी हैं, यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे तालाब के नीचे की साइड में देखोगे तो वहाँ पे सॉइल भी मिलेगी आपको, आसपास भी सॉइल मिलेगी, यानी मिट्टी भी मिलेगी, है ना, तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी चीज़ें, और ऊपर से यहाँ पे सनरेज भी आ रही होंगी, है ना, दिन के टाइम में। ठीक है, तो यहाँ पे तालाब के में जितनी भी चीज़ें हैं उनको जिंदा रहने के लिए एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा, तो इसीलिए जो तालाब है पूरा का पूरा, इसको हम क्या बोल देंगे कि एक पॉन्ड का इकोसिस्टम है, यानी इसमें जितनी भी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, चाहे वो जैविक हैं चाहे अजैविक हैं, यानी चाहे तो वो लिविंग है चाहे नॉन लिविंग चीज़ें हैं, इन सबको एक दूसरे पर डिपेंड रहना पड़ेगा, एक दूसरे पर डिपेंड है ये सारी की सारी चीज़ें, तो इसको पूरे के पूरे सिस्टम को हम इकोसिस्टम बोल देते हैं। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र भौतिक तंत्रों का एक विशिष्ट प्रकार है और इसकी रचना जैविक और अजैविक घटकों से होती है। जैसे मैं आपको बता रही थी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें होंगी, जैसे यहाँ पे माने तालाब में हम, तो यहाँ की जो मिट्टी है वो नॉन लिविंग है, ठीक है, यहाँ पे जो सनरेज आएंगी यानी जो सूर्य की ऊर्जा आएगी, प्रकाश आएगा, वो नॉन लिविंग हो जाएगा, है ना, तो चाहे वो जैविक हो, यानी कि यहाँ पे जो मछलियाँ होंगी, पेड़ पौधे होंगे, वो जैविक हो जाएंगे, है ना, चाहे वो अजैविक घटक हों, दोनों से मिलकर के बना हुआ होता है, यह अपेक्षाकृत स्थिर समस्थिति से होता है, यह खुला तंत्र होता है। ये जरूर याद रखिएगा कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है, जो इकोसिस्टम होता है, वो एक ओपन सिस्टम होता है या वो एक खुला हुआ तंत्र है, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्वेश्चन करके भी आ जाता है कि जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो खुला तंत्र होता है या बंद तंत्र होता है, तो आपको याद रखना है खुला तंत्र होता है तथा विभिन्न आकार और प्रकार का होता है। विभिन्न आकार और प्रकार का कैसे हो जाएगा, जैसे देखो ये तालाब है ना, ये तालाब का इकोसिस्टम है, वहीं अगर हम किसी जंगल में जाएंगे तो जंगल छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है जंगल, है ना, एक छोटा सा जंगल भी हो सकता है, बड़ा सा जंगल भी हो सकता है, तो अलग अलग आकार और अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। प्रकार के देखें तो ये एक्वेटिक इकोसिस्टम हो जाएगा, है ना, क्योंकि पानी वाला इकोसिस्टम है। जो हम अभी जंगल की बात कर रहे थे ये कौन सा हो जाएगा, सॉइल इकोसिस्टम हो जाएगा, है ना, तो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं और अलग अलग आकार के हो सकते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग टाइप और अलग अलग शेप के हो सकते हैं। ये जो कथन है, ये कथन किसका है, यानी ये बोला किसने है, तो ये बेसिकली बोला था टेंसले जी ने ही, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसी भी परिमाण में किसी भी स्थान समय तथा इकाई के अंतर्गत भौतिक रासायनिक जैविक प्रक्रमों से निर्मित तंत्रों के लिए किया जाता है। ये जो परिभाषा है किसने दी है, तो ये परिभाषा दी है लिंडमैन ने, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखो टेंसले और लिंडमैन है ना, इन दोनों का बहुत बड़ा योगदान है पारिस्थितिकी तंत्र या इकोसिस्टम के अंदर, तो इन दोनों के जितनी भी चीजें आएंगी ना, आप सारी की सारी चीजों को याद रख लेना, लिंडमैन और टेंसले तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है प्राणियों का अपने इर्द गिर्द कार्बनिक और अकार्बनिक पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध जो होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। ठीक है, कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब क्या होता है, अगर मैं इसका आपको मतलब समझाऊं ना कि कार्बनिक और अकार्बनिक का मतलब क्या होता है। देखो जितनी भी ऑर्गेनिक चीजें होती हैं, यानी जितनी भी चीजें या तो लिविंग हो या लिविंग चीजों से बनी हुई हो, है ना, उन सारी के सारी चीजों को हम कार्बनिक बोलते हैं, और जितनी भी चीजें नॉन लिविंग हो या नॉन लिविंग चीजों से बनी हुई हो, यानी कि जितनी भी चीजें अजैविक हो या अजैविक चीजों से बनी हुई हो, वो सारी की सारी अकार्बनिक होती हैं, है ना। तो ये पर्यावरण के साथ संपूर्ण संबंध जो है उसको क्या कहा जाएगा,
पारिस्थितिकी तंत्र। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र का अर्थ होता है जैव समुदाय और वातावरण का रचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र। ठीक है, रचनात्मक का मतलब क्या होता है, रचनात्मक का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली बना हुआ है जिस तरीके से, और कार्यात्मक कि वो आपस में मिलकर के एक दूसरे के साथ जो कार्य कर रहे हैं, है ना। वैसे यहाँ पर देखें कि जैविक घटक है सिर्फ दिया हुआ है, यहाँ पे देखेंगे सिर्फ अजैविक घटक दिया हुआ है, यहाँ पे उत्पादक, उपभोक्ता और जलवायु 3 चीजें ही दे रखी हैं, पर सारी की सारी चीजों को मिलाकर के हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। और यहाँ पर दिया हुआ है रचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र, तो इन दोनों चीजों में सारी की सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाएंगी, चाहे वो जैविक घटक हो चाहे अजैविक घटक हो। और ये जो उत्पादक उपभोक्ता है ना, ये दोनों तो जैविक घटक के अंदर ही आ जाता है, अभी मैं ये समझाऊंगी आप लोगों को, है ना। और जलवायु जो है ये अजैविक घटक के अंदर आती है, तो सारी की सारी चीजों को हम इन दोनों में इन्वॉल्व कर लेंगे, रचनात्मक और कार्यात्मक तंत्र के अंदर, इसीलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो कैसा तंत्र है, तो जैसा मैं बता रही थी आपको याद रखना है, ये एक खुला तंत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो ए ऑप्शन है वो हो जाता है करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए और किसी के कोई कमेंट्स? चलिए वेरी गुड, आप लोग आंसर करते हो, ये बहुत अच्छी बात है ना। वॉइस ही आ रही होगी, आज तो मेरे साथ रूम में कोई है भी नहीं, है ना, तो और किसी की तो आवाज भी नहीं आ सकती आप लोगों को, मैं अकेली हूँ। ठीक, चलिए मैं हाथ में माइक पकड़ के पढ़ा देती हूँ अगर आपको अच्छे से आवाज नहीं आ रही है तो, ठीक है, और अच्छे से ताकि आपको आवाज आ जाए। नेक्स्ट है प्रकृति में जैव और अजैव। अच्छा, मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पे आपको पहले ना बता देती हूँ ताकि आपको समझ तो आ जाए कि चीजें हैं क्या, है ना, आपको थोड़ा समझ में आ जाए। तो मैं एक पेज ढूंढती हूँ जहाँ पर थोड़ा सा कम लिखा हुआ हो, यही पेज है हमारा। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं वो चीज है क्या, है ना। तो पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब आप समझ ही गए, है ना, कि एक जगह, है ना, एक पूरी की पूरी एक जगह कोई भी हो सकती है, चाहे वो इसमें जितनी भी चीजें हैं, चाहे वो जैविक हो चाहे अजैविक हो, यानी कि चाहे वो बायोटिक हो चाहे एबायोटिक हो, या हम बोल सकते हैं दूसरे तरीके से लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, वो सब एक दूसरे पर डिपेंड करती हैं, है ना। और इस पूरे के पूरे तंत्र को या इस पूरे के पूरे सिस्टम को ही हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र या फिर इकोसिस्टम। ठीक है, अब देखो इकोसिस्टम के बारे में ना थोड़ा सा अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि बेसिकली जो इकोसिस्टम होता है वो होता क्या है ना। तो देखो जो इकोसिस्टम है ना, ये सबसे पहले ना मैं पहला वर्ड लिख दूंगी, बाकी आप लोग समझ जाइएगा, है ना। इकोसिस्टम जो है ये 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है, जैसा कि मैं आपको बता रही थी। 2 चीजें कौन कौन सी हैं, तो एक हम बोलेंगे एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक के लिए मैं ए बना देती हूँ, है ना, और एक हो जाएगा बायोटिक कंपोनेंट यानी कि बी। ठीक है, अब जो हिंदी वाले हैं, एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब क्या हो जाएगा, एबायोटिक का मतलब हो जाएगा अजैविक घटक और बायोटिक का मतलब हो जाएगा जैविक घटक। ठीक है, ये आप लोग समझ गए। अब देखो एबायोटिक या फिर अजैविक घटक जो है इसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, है ना। अजैविक घटक या फिर एबायोटिक कंपोनेंट जो इसके अंदर क्या आ जाएंगे, जैसे एयर हो गया यानी कि वायु हो गई, है ना, जल हो गया, या फिर मिनरल्स हो गए, या फिर मिट्टी हो गई, या फिर सनलाइट हो गई, है ना, या फिर ये सारी की सारी चीजें जो हैं ये किसके अंदर आ जाएंगी, एबायोटिक कंपोनेंट के अंदर आ जाएंगे, है ना। अगर हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट जो है ना, बेसिकली इनको हम सबसे पहले 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं बायोटिक कंपोनेंट को। ठीक है, ये चीज थोड़े ध्यान से समझने वाली है, तो बायोटिक कंपोनेंट को थोड़ा अच्छे से ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि एबायोटिक में तो कुछ नहीं है, जिस भी चीज में जीवन नहीं है उसको समझ लो एबायोटिक है या अजैविक है, तो आप यूं ही समझ जाओगे, है ना। पर बायोटिक थोड़ा सा समझना जरूरी है अच्छे से, है ना। अब देखो यहाँ पर जो बायोटिक कंपोनेंट है ना, इसको हम बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें से फर्स्ट कैटेगरी को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, ठीक है, और प्रोड्यूसर जो होता है उसको हम बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर को हम बोलते हैं उत्पादक। ठीक है, तो जो हिंदी वाले हैं वो प्रोड्यूसर पे लिख लेना उत्पादक, और जो सेकंड कैटेगरी आ जाएगी वो आ जाएगी कंज्यूमर्स की। कंज्यूमर्स जो होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं, उपभोक्ता। ठीक है, ये आप सबने वैसे भी पढ़ा होगा, है ना, 7th 8th क्लास में ही पढ़ा देते हैं। और नेक्स्ट जो लास्ट कैटेगरी होगी ये होगी डिकम्पोजर की। डिकम्पोजर का मतलब क्या होता है, अपघटक। ठीक है, तो ये 3 कैटेगरी आ गई हमारे पास। अब ये जो प्रोड्यूसर हैं या उत्पादक हैं ये क्या होते हैं, ये होंगे प्लांट। ठीक है, पेड़ पौधे होंगे, क्योंकि उत्पादन यही ही करते हैं पेड़ पौधे ही, है ना। तो पेड़ पौधे जो हैं वो किस चीज का उत्पादन करते हैं, खाने का उत्पादन करते हैं, है ना। और ये हम पिछली बार भी अपने पिछले वीडियोस में भी ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जो भी पेड़ पौधे हैं, जो भी प्लांट्स हैं, जैसे समझ लो ये कोई प्लांट है, ये अपने अंदर खाना कैसे बनाता है,
है ना। जैसे एक प्लांट है वो बड़ा होता जाता, आपने तो एक बीज बोया, जैसे समझ लो सिंपल सी चीज हम ले लेते हैं, है ना, आम का पेड़ ले लेते हैं, ठीक है। आपने तो आम की गुठली लगाई थी, धीरे धीरे उसमें प्लांट बन गया छोटा सा, है ना, फिर वो धीरे धीरे बड़ा प्लांट बन गया, फिर उस पर फ्रूट्स भी आने लग पड़े, है ना। तो ये सारी की सारी चीज कैसे हुई, ये सारी की सारी चीज कैसे होती है, जो सन है, जो सूर्य है ना, वहां से जो सन की ऊर्जा आती है, यानी जो यूवी रेज होती हैं, उनको यूज करते हैं प्लांट जो होते हैं बेसिकली, ये भी समझ लेना क्योंकि आगे ये भी चीजें आने वाली हैं, जो भी पेड़ पौधे होते हैं उनके अंदर जो पत्तियां होती हैं ना, उन पत्तियां होती हैं ग्रीन कलर की, सबको पता है ना। तो जो ग्रीन कलर की पत्तियां हैं, ग्रीन कलर जो पत्तियों का होता है वो किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से होता है ना। ये भी सारी चीजें आएंगी आगे क्वेश्चंस में, तो आप यहीं पे याद रखिएगा। तो प्लांट जो है उनकी पत्तियां हैं हरे कलर की, क्यों है, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल है। अब ये क्लोरोफिल जो है ना वो क्या करता है, क्लोरोफिल यहाँ से सूर्य की एनर्जी लेगा, यानी यूवी रेज लेगा, है ना, और हम प्लांट को क्या देते हैं, पानी देते हैं, है ना। तो और इसने क्या यूज करा, देखो एक तो इसने सन की यूवी रेज यूज करी, ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, यूवी रेज यूज करी यानी कि सन की एनर्जी यूज करी। दूसरी चीज क्या यूज करी, हम इसको पानी देते हैं, तो दूसरी चीज इसने यूज करी पानी, ठीक है। तीसरी चीज ये क्या यूज करेगा, पानी को हम H2O बोलते हैं, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ H2O लिख दिया है। तीसरी चीज क्या हो गई, हम क्या छोड़ते हैं, जब भी हम सांस छोड़ते हैं तो हम छोड़ते हैं CO2, है ना, वही CO2 को यूज करते हैं प्लांट, है ना। तो ये तीन चीजें हो गई, यानी यूवी रेज और H2O और CO2, ये तीनों की तीनों चीजें यूज करते हैं प्लांट, और इससे वो क्योंकि उनके अंदर ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि वो इन तीनों चीजों को यूज करके अपने अंदर खाना बना लेते हैं, है ना। जैसे वो खुद ही बड़े भी हो जाएंगे अपने आप ही, उन्हें बाहर से तो कोई खाना नहीं देता, है ना, अपने आप ही खाना बना रहे हैं ये तीनों चीजों को यूज करके, तो उसी खाने के थ्रू ये खुद ही बड़े भी हो जाते हैं और अपने अंदर फ्रूट्स वगैरह भी बना लेते हैं, है ना। तो ये बेसिकली हो गई प्लांट का, कि इनको हम क्यों बोल रहे हैं उत्पादक, क्योंकि ये उत्पादन करते हैं हर चीज का, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी पे आ जाते हैं हम कंज्यूमर्स की बारी पे। देखो कंज्यूमर्स जो हैं ये बेसिकली क्या करते हैं, तो कंज्यूमर क्या करते हैं, खाते हैं। कंज्यूमर या उपभोक्ता का मतलब क्या हुआ, जो खाते हो, है ना। अब जो कंज्यूमर्स हैं ये खाएंगे, तो ये खाते क्या हैं, जो प्लांट ने चीजें बनाई है ना, ये इनको कंज्यूमर्स खाते हैं, यानी जो भी उत्पादक ने चीज बनाई है उसको उपभोक्ता खाएगा, है ना। अब ये कंज्यूमर्स ने खा ली, हम भी तो कंज्यूमर्स ही है ना, हम अपना खाना तो स्वयं बनाते नहीं है, हम तो प्लांट से ही खाते हैं या एनिमल से खाते हैं, है ना। अब ये जो कंज्यूमर्स होते हैं ना, ये बेसिकली क्या होते हैं, ये इनको हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं। वो चीजें चलो बाद में बताऊंगी जब आएंगी, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे एक ही जगह सारी चीजें बताऊंगी तो, है ना। देखो कंज्यूमर्स जो होते हैं ना, ये क्या कर रहे हैं, ये प्लांट्स को खा रहे हैं, इसीलिए इनको कंज्यूमर्स बोल रहे हैं, ठीक है। कंज्यूमर्स जो है ये भी दो तरह के हो सकते हैं, वैसे तो बहुत सारे होते हैं, ये मतलब 4 तरह के होते हैं, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ, है ना, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, 4 तरह के होते हैं। पर हम यहाँ पे अभी सिर्फ 2 तरह की बात करेंगे, क्योंकि आगे पढ़ेंगे जब आएगा इसमें, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, फिर से मैं बोल रही हूँ, है ना। तो हम 2 तरह के पढ़ते हैं। 2 तरह के कौन से हो जाएंगे, एक तो वो हो जाएंगे जो कि वेजिटेबल्स को खा रहे हैं, यानी प्लांट को खा रहे हैं, है ना, जो कि वेजिटेरियन है, यानी शाकाहारी हैं, जो सिर्फ प्लांट्स को खा रहे हैं। तो एक तो कंज्यूमर वो हो गए। दूसरे कंज्यूमर्स कौन से हो जाएंगे, जो प्लांट नहीं खा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ एनिमल खा रहे हैं, है ना। जैसे हम लाइन को मान लेते हैं, LION, है ना। अब लॉइन जो है ये क्या खाता है, ये मांस खाता है सिर्फ, है ना। ये तो वेजिटेबल्स तो ये खाता नहीं है ना, यानी वेजिटेरियन तो ये है नहीं, ये प्लांट्स तो खाता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स खाता है ना। तो लॉइन किसको खाता है, बकरी को खाता है। बकरी ने क्या खाया, प्लांट खाए, है ना। तो यहाँ पे कंज्यूमर्स में हम बकरी लिख सकते हैं, और बकरी को खाने वाला कौन है, लॉइन है ना। तो बेसिकली ये कंज्यूमर्स 2 तरह, वैसे तो 4 तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी, है ना। प्राइमरी जो होते हैं या प्राथमिक जो होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स खाते हैं। सेकेंडरी कौन से होते हैं, जो इनको खाएंगे, यानी जो प्लांट भी खा लेंगे और जो एनिमल भी खा लेंगे, है ना। जो टर्शियरी होते हैं वो कौन से होते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होते हैं, है ना। एक क्वार्टरनरी होते हैं जो कि सबसे बड़े कंज्यूमर्स में गिने जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो लास्ट कैटेगरी आती है, ये आती है डिकम्पोजर की, यानी कि अपघटक की। ये कौन होते हैं, ये होते हैं बेसिकली सूक्ष्म जीव, है ना, यानी जिनको हम बोलते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। सूक्ष्म जीव ही बोलते हैं शायद हिंदी में, है ना। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्लांट और जो भी कंज्यूमर्स है, यानी प्रोडक्ट और कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर्स, दोनों चीजें जो हैं, ये जब दोनों चीजें मर जाती हैं तब डिकम्पोजर उसको खाते हैं। जैसे प्लांट सोचो, हमने पेड़ से काट दिया, अभी वो नीचे सड़ रहा है, जमीन में गिर गया और सड़ रहा है, तो उसको सड़ा कौन रहा है, डिकम्पोजर सड़ा रहे हैं, है ना। जो भी एनिमल्स हैं, जो भी वो मर जाते हैं, तो उनके अंदर, जैसे मैं आपको शायद
शायद फर्स्ट वीडियो में भी बता रही थी एनवायरमेंटल स्टडीज की मैं, कि उसको वो उसमें वो सड़ क्यों जाता है कोई भी एनिमल जब मर जाता है, तो क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रही है, और ऑक्सीजन नहीं जा रही है या और भी कोई उस पर रिएक्शंस नहीं हो रही है, तो बेसिकली क्या होगा, वो डिकम्पोजर्स के लिए बहुत अच्छा एक सोर्स बन जाएगा अपना वो बनाने के लिए, है ना, मतलब अपनी कॉलोनी बनाने के लिए, यानी अपने बच्चे पैदा करने के लिए बेसिकली, है ना। तो ये क्या करेंगे, उस पर टूट पड़ेंगे और वहां पे उसको खा डालेंगे, समझ लो, है ना, और वहां पे पूरे के पूरे में उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाएंगे, जिनको हम बोलते हैं कि उसी की ही बदबू आती है। बेसिकली बदबू किस वजह से आती है, किसी भी चीज में, चाहे दाल में आ रही है, चाहे मतलब इवन खाने में आ रही है, चाहे किसी भी चीज में आ रही है, चाहे कोई प्लांट सड़ रहा है, चाहे कोई एनिमल सड़ रहा है, चाहे कोई सब्जी सड़ रही है, कुछ भी सड़ रही है, वो सड़ती किसकी वजह से है, डिकम्पोजर्स की वजह से ही सड़ती है ना। तो डिकम्पोजर्स जो है, ये ऐसे मत मान लेना ये अच्छे नहीं होते हैं, डिकम्पोजर्स बहुत अच्छी चीज होते हैं, अगर ये नहीं होंगे ना तो भी हम मर ही जाएंगे। क्यों मर जाएंगे, क्योंकि देखो जितनी भी चीजें होती हैं जब वो जमीन में अंदर चली जाती है ना, जैसे हम मतलब एनिमल्स को भी गाड़ देते हैं जमीन में, है ना, या कोई भी चीज है बेसिकली वो फाइनली जमीन में ही चली जाती है, चाहे कोई भी प्लांट हो या कुछ भी हो, तो डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, उसको खा डालते हैं, और ये डिकम्पोजर्स बेसिकली फिर क्या बना देते हैं, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बना देते हैं। इनऑर्गेनिक या अकार्बनिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, जो कि मतलब मिट्टी विट्टी के लिए इंपॉर्टेंट हो, जैसे कि ये प्लांट खाएंगे, प्लांट के अंदर जितने भी कैल्शियम, फॉस्फेट, जितनी भी चीजें होंगी जो जमीन के लिए अच्छी होंगी, ये उनको बना देंगे उस प्लांट को खा के, तो वहां की मिट्टी बढ़िया हो जाएगी, है ना। तो ये बहुत अच्छे होते हैं, अगर ये नहीं हो ना तो फिर मतलब हम रह नहीं सकते जमीन पे। तो बेसिकली जैसे मैं बोल रही थी कि एक पारिस्थितिकी तंत्र या फिर एक इकोसिस्टम है, उसमें जितनी भी चीजें हैं ना वो सारी की सारी चीजें इंपॉर्टेंट हैं, उसमें से एक भी चीज अगर नहीं रही तो कोई भी नहीं जी पाएगा, है ना। ये जो इकोसिस्टम है, यहाँ पे जो एबायोटिक और बायोटिक दोनों कॉम्पोनेंट है, इसमें यहाँ पे भी मैंने इतनी सारी चीजें बताई थी आपको, ये मैंने जितनी भी चीजें बताई है ना, इनमें से अगर एक चीज भी नहीं रही ना तो कोई नहीं रह सकता, है ना। इसीलिए हम इसको इकोसिस्टम बोलते हैं, क्योंकि सारी चीजें एक दूसरे पर डिपेंड होती हैं, एक भी चीज वहां से गई समझो कोई नहीं बचेगा फिर, है ना, पूरा का पूरा इकोसिस्टम गड़बड़ा जाएगा। तो आई होप आपको ये यहाँ पे अच्छे से समझ आ गया होगा जो भी मैं आपको समझाना चाह रही थी, है ना। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे को बता दो, ताकि मैं आपको बता दूंगी अच्छे से, है ना। आवाज बहुत बेकार आ रही है, बेकार आ रही है। थैंक यू मम ऑफ टू, थैंक यू सो मच। क्लास मुस्कान इसलिए नहीं ली क्योंकि मेरी तबीयत खराब थी, है ना। थर्ड सेमेस्टर के तो हाँ आरजू होंगे, बिल्कुल थ्योरेटिकल ही होंगे, है ना। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में आएगा, जिस तरह से मैंने क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं सेम वैसे ही क्वेश्चंस आएंगे, है ना। एक साइड में इंग्लिश में दिया हुआ होगा, एक साइड में हिंदी में दिया होगा, ठीक है। तो उसकी कोई टेंशन नहीं है, दोनों तरह से पेपर आने वाला है, ठीक। चलिए तो अभी हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जहां पे हम पढ़ा रहे थे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकृति में जैव और अजैव संघटकों, ठीक है। तो अभी आप समझ गए होंगे, जैव अजैव का मतलब हो गया एबायोटिक और जैव का मतलब हो गया बायोटिक। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के मध्य पदार्थ और ऊर्जा के आदान प्रदान के तंत्र या व्यवस्था को कहा जाता है, इसको भी क्या बोलेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र बोलेंगे, ठीक। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक घटक कौन कौन से हैं। तो जैसा मैंने बताया था आपको, जितने भी चीजों में जीवन होगा, जितनी भी चीजों में लाइफ होगी, वो सारे के सारे जैविक घटक या फिर बायोटिक कंपोनेंट होंगे, है ना। तो कौन कौन से यहाँ पे हरे पादप यानी कि ग्रीन प्लांट, जो ये सारे के सारे जैविक घटक हैं। बकरी, लोमड़ी, शेर, ये सारे के सब में जीवन है, यानी कि ये भी जैविक घटक हो जाएंगे। और बैक्टीरिया, कवक, ये अपघटक हो गए, ये भी हो जाएंगे हमारे जैविक घटक। जैसे मैं 3 में डिवाइड किया था ना जैविक घटक को, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, यानी कि प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे कंज्यूमर जो है ना, इसमें ब्रैकेट आएगा, क्योंकि ये तीनों चीजें जो हैं, गॉट, फॉक्स और लाइन, ये तीनों चीजें कंज्यूमर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे उपभोक्ता जो है ये ब्रैकेट में आएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से जैविक घटक है, जैविक घटक कौन सा होगा, यहाँ पे देखो जैविक मतलब जिसमें जीवन हो। तो प्लांट्स में तो जीवन होता है, ये तो जैविक हो गया। मिट्टी में जीवन नहीं होता, है ना वायु में जीवन होता है, न जल में जीवन होता है। तो जैविक घटक कौन सा हो जाएगा, हमारा ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। कौन जीवीय कारक नहीं है या जैवीय कारक नहीं है, या हम माने बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है, है ना। तो जैवीय, जीवीय या फिर बायोलॉजिकल कौन, जिनके अंदर जीवन हो। और ये पूछ रहे हैं इसमें से कौन सा नहीं है। तो पेड़ पौधे तो जैवीय कारक ही हैं, है ना। जंतु भी जैवीय कारक हैं, सूक्ष्म जीव भी जैवीय कारक हैं। कौन सा नहीं है, चट्टान नहीं है, है ना, क्योंकि चट्टान के अंदर जीवन होता ही नहीं है,
है ना, पहाड़ों के अंदर होता ही नहीं है जीवन, तो डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है जंगल बनाते हैं, जो जंगल होते हैं वो क्या बनाते हैं, जैविक पर्यावरण बनाते हैं, सांस्कृतिक या सामाजिक या भौतिक। जंगल क्या बनाएंगे, जैविक पर्यावरण बनाएंगे, है ना। नेक्स्ट है घरों में रखे गए गमले में साज सज्जा की सामग्री के कृत्रिम पारतंत्र को बोलते हैं, है ना। गमले में रखी हुई है, जैसे गमले में हम प्लांट वगैरह लगा लेते हैं ना, है ना, तो गमले में रखे हुए साज सज्जा की जो सामग्री है उसके कृत्रिम पारतंत्र को क्या बोलते हैं, है ना। तो एक्वेरियम तो वो है जो हमने बेसिकली वो है मतलब बेसिकली गमला सोचें, गमला तो नहीं बोलेंगे उसको, है ना, पर वो बंद है ना, बेसिकली ग्लास के बने हुए होते हैं और उसमें हमने बेसिकली कुछ प्लांट्स वगैरह रख रखे हैं, मछलियां वगैरह छोड़ रखी हैं, बेसिकली पानी भी है ना, तो उसको हम एक्वेरियम बोल देंगे, तो ये तो करेक्ट है ना। और प्रदर्शनी बोलेंगे तो प्रदर्शनी तो नहीं बोलेंगे, एग्जीबिशन तो नहीं बोलते हैं, ये क्या है, डाइड्रोजोनिक्स भी नहीं बोलेंगे, एक्वेरियम ही करेक्ट हो जाएगा इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। पारिस्थितिकी तंत्र के अजैविक घटक हैं, अजैविक घटक जिनमें जीवन नहीं है ना। तो देखो जीवन यहाँ पे किसमें नहीं है, जल में जीवन है नहीं है, खनिज लवण में भी नहीं है, ये दोनों तो करेक्ट है। प्रोटीन वसा कार्बोहाइड्रेट इनमें भी जीवन नहीं है, वायु ताप वर्षा इनमें भी जीवन नहीं है, यानी कि सारे के सारे कैसे हैं, अजैविक घटक हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ये पूछ रहे हैं अजैविक घटक कौन सा नहीं है, ठीक है। प्रोटीन जो है ये जैविक है, यानी कि अजैविक, वो प्रोटीन जो है ये तो अजैविक है, ठीक है। और मृदा जो है ये भी अजैविक है। कवक यानी कि फंगस जो है ये क्या है, ये होता है जैविक घटक, ठीक है। और फास्फोरस जो है ये तो अजैविक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कवक है वो जैविक घटक होता है, यानी कि ये अजैविक घटक नहीं है, तो कवक या फंगस जो है ये हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण। देखो जैविक का मतलब क्या होता है बेसिकली, चलो मैं ऐसे बताऊंगी तो कंफ्यूजन हो जाएगा, इतना ही रहने दो, है ना। नेक्स्ट है जैविक पर्यावरण में शामिल है, जैविक पर्यावरण में क्या क्या चीजें शामिल हो जाएंगी, देखो उत्पादक भी शामिल हो जाएंगे, यानी कि पेड़ पौधे, उपभोक्ता कंज्यूमर्स जो कि हम भी कंज्यूमर्स ही हैं, है ना, और जितने भी जानवर हैं वो भी सारे के सारे कंज्यूमर्स ही हैं, तो उपभोक्ता जो है वो भी जैविक पर्यावरण ही है। अपघटक जो होते हैं, यानी अपघटक का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया था, अपघटक यानी कि जो हमारे बैक्टीरिया, वायरस या फिर फंगस होते हैं, है ना, वो तो ये भी अपघटक भी जैविक पर्यावरण में ही शामिल होते हैं, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो मैंने आपको ऊपर फ्लो डायग्राम में समझाया था ना, वो अच्छे से पढ़ लेना, तो आप क्वेश्चन कराएंगे आसानी से, है ना। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की कार्यप्रणाली को कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है, तो कितने चरणों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है पारिस्थितिकी तंत्र का उत्पादन, यानी कि बनाता कौन है, भोजन, है ना, अब उत्पादन कौन करता है, प्लांट करते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में उपभोग, उपभोग का मतलब कौन उपभोक्ता होता है, यानी कि कौन उसको खाता है ना, तो हम हो गए उपभोक्ता, ये भी करेक्ट है, सेकंड चीज, है ना। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में अपघटन, अपघटन यानी कि अपघटन कौन करता है, कौन करेगा, अपघटक करेंगे, जो कि मैंने बता दिया बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, ठीक है। तो ये भी ये सारे के सारे चीजों में डिवाइड होता है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्या होते हैं, तो पेड़ पौधे आप सब लोगों को पता है उत्पादन करते हैं, तो क्या हो जाएंगे, ये उत्पादक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में शैवाल जो होते हैं, यानी एल्गी जो होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। तो एल्गी जो है ये क्या है, उत्पादन करते हैं, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट है जो जीव अपने भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक उत्पादकों पर निर्भर करते हैं उन्हें परपोषी घटक कहा जाता है। उन्हें कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है, ठीक है, कितनी श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होते हैं, द्वितीय कौन से होते हैं, तृतीय कौन से होते हैं, चतुर्थ कौन से होते हैं, क्योंकि अभी यहाँ पे आ गया हमारा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता और तृतीय उपभोक्ता, ठीक है, तीनों चीजें आ गई। तो यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ कि इन तीनों का मतलब बेसिकली होता क्या है। वैसे तो ये तीन ही होते हैं, पर कभी कभी क्या होता है हम मतलब बेसिकली ये भी कर लेते हैं, चतुर्थ भी कर लेते हैं, या जो क्वार्टरनरी होता है वो भी ऐड कर देते हैं, पर मेन तो यही तीनों ही होते हैं, है ना। अब देखो जो हमने ना तीन चीजें डिवाइड करी थी बायोटिक कंपोनेंट में, कौन कौन सी थी, एक बार मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ। सबसे पहले तो वो जो कि उत्पादन करते हैं, यानी कि उत्पादक, ठीक है, जो कि प्लांट थे, है ना। दूसरी चीज क्या थी हमारी, कंज्यूमर्स थी, यानी कि जो उपभोग करते हो, यानी कि जो उपभोक्ता हो, ठीक है। तीसरी चीज हमारी थी अपघटक,
अपघटक करता यानी कि जिसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। ठीक है, तो यहाँ पे प्लांट तो बनाते हैं अपना खाना, डिकम्पोजर सबको खत्म कर देते हैं। खाते कौन है? कंज्यूमर्स खाते हैं, है ना, जिनको हम उपभोक्ता बोलते हैं। तो ये उपभोक्ता जो है ना वही ही 3 कैटेगरी में डिवाइड करे गए हैं, जो मैंने आपको ऊपर भी करके बताया था थोड़ा थोड़ा, है ना। तो इसमें से प्राथमिक जो होंगे यानी कि ये सबसे पहले वाले की जो हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक उपभोक्ता यानी कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो होंगे, ये कौन से होते हैं? तो प्राइमरी जो होते हैं ना, ये केवल और केवल शाकाहारी होते हैं, यानी ये केवल और केवल वेजिटेरियन होते हैं, यानी ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट ही खाएंगे और कुछ नहीं खाते ये, है ना, इसीलिए हम इनको प्राइमरी बोलते हैं। तो प्राइमरी के लिए मैं 1 लिख देती हूँ, है ना। ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं? वेजिटेबल्स खाते हैं, या मतलब सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स बेस्ड खाना ही खाते हैं, जैसे कि गाय हो गई, है ना, जैसे कि टिड्डा हो गया। ठीक है, तो ये वाली चीजें जो होती हैं ये होती है हमारी प्राइमरी उपभोक्ता। अब आते हैं द्वितीय उपभोक्ता पे, यानी जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होते हैं उन पे। तो सेकेंडरी जो होते हैं ये क्या करते हैं? ये जो प्राइमरी है ना, जो सिर्फ और सिर्फ साग सब्जी खा रहे हैं, ये सेकेंडरी इनको खाते हैं, है ना। जैसे टिड्डे को कौन खा जाएगा? टिड्डे को खा जाएगा सांप, मान लो, है ना। तो जो द्वितीय उपभोक्ता होते हैं ये बेसिकली कौन होते हैं? जो प्राइमरी पे डिपेंड होते हैं। जैसे इसमें जितने भी बर्ड्स होते हैं ना वो भी सेकेंडरी ही होते हैं, क्योंकि बर्ड्स जो है वो क्या खाते हैं? जैसे नीचे आप देखोगे, नीचे जो कीड़े मकोड़े होते हैं उनको खा लेते हैं पक्षी, है ना। कीड़े मकोड़े बेसिकली प्लांट पर ही वो रहते हैं, प्लांट पर ही बेस्ड रहते हैं, मतलब प्लांट बेस्ड खाने पर ही डिपेंड रहते हैं, है ना। तो सेकेंडरी जो कंज्यूमर्स होते हैं ये क्या करेंगे? प्राइमरी को खाते हैं, है ना। इतनी चीज याद रखो, ठीक है। अब जो द्वितीय है वो आपको समझ आ गया, प्राइमरी को खाते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट आ जाएगा, जो हमारा टर्शियरी उपभोक्ता होता है, ये क्या होता है? जो टर्शियरी होते हैं ना, ये जो सेकेंडरी वाले हैं इन पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, सेकेंडरी को खा जाते हैं टर्शियरी वाले, ठीक है। तो टर्शियरी क्या कहेंगे? सेकेंडरी को खा जाएंगे, और ये बेसिकली मेन जो होते हैं वो इसी में ही इंक्लूडेड होते हैं, यानी जो हम लोग हैं, हम लोगों को क्या बोलते हैं? हम इसी कैटेगरी में ही आते हैं, जैसे कि ये तृतीय उपभोक्ता में, ठीक है। तो हम इसी में ही आते हैं, तृतीय में, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैटेगरी आती है फोर्थ वाली, इसमें क्या होता है? ये तृतीय वालों को भी खा लेंगे, है ना। जो हमारी फोर्थ कैटेगरी होती है, जैसे मैं बता रही थी, मेन तो यही तीन ही होते हैं, पर जो फोर्थ कैटेगरी होती है ये क्या करती है? ये बेसिकली क्या है? ये कभी भी कोई भी प्लांट नहीं खाएंगे, ये हमेशा और हमेशा वो ही खाएंगे, मतलब किसी ना किसी एनिमल को ही खाएंगे, किसी ना किसी जीव जंतु को ही खाएंगे, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे फोर्थ कैटेगरी वाले, ठीक। तो अभी आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी। तो अब हम यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं इनके बारे में, है ना। जितने भी बड़े एनिमल होते हैं ना वो या तो अगर 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं वैसे मेनली, तो तीसरे वाले में इंक्लूड होंगे या वो फोर्थ में इंक्लूड होंगे, ये चीज और याद रखिएगा, है ना। तो पहला है हमारा प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता कौन से होंगे? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, यानी कि गाय, भैंस, बकरी, हिरन, ये सारे के सारे देखो क्या खाएंगे? सिर्फ और सिर्फ ये क्या खाते हैं? घास खाते हैं, है ना, यानी सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाते हैं। जैसा मैं बता रही थी, ये सिर्फ और सिर्फ क्या खाएंगे? प्लांट्स ही खाएंगे। नेक्स्ट क्या है? द्वितीय उपभोक्ता या द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता, जैसे लोमड़ी, मेढक, छिपकली, ये हो गए। ये क्या खाते हैं? या तो ये पहले वाले कैटेगरी को खाएंगे, है ना, और इसमें खैर बड़े बड़े दिए हुए हैं, पर इवन छोटे छोटे भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे टिड्डा विड्डा भी इसी के अंदर ही आता है, प्राथमिक के अंदर ही। तो ये मेंढक हो गया, वो टिड्डे को खाता है बेसिकली, है ना। तो ये सारी की सारी चीजें आ जाएंगी द्वितीय उपभोक्ता में। नेक्स्ट आ जाएगा तृतीय उपभोक्ता या तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता, जो कि शेर, चीता, ये सब आ जाएंगे इसमें। तो यानी डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट जो शाकाहारी जंतु भोजन के लिए हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? तो मैंने क्या बोला था? जो जंतु शाकाहारी लिख रहा है, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाएं? जो सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड खाना ही खाएं, सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधों पर डिपेंड करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? प्रथम चरण के उपभोक्ता बोलते हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेज कंज्यूमर्स, या हम इनको क्या बोल सकते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर्स, ठीक है, या प्राथमिक उपभोक्ता भी बोल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। किसी खाद्य श्रृंखला में जो शाकाहारी होते हैं वो क्या होते हैं? आपको पता चल ही गया होगा, प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं इनको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता क्या होते हैं? शाकाहारी होते हैं हमेशा। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, यदि एक मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण होगा, है ना। मेंढक जो है वो बेसिकली टिड्डे को खा रहा है ना। मेंढक टिड्डे को खा रहा है। देखो टिड्डा मैंने ऊपर भी बोला था, प्राथमिक उपभोक्ता जो केवल और केवल प्लांट बेस्ड खाना खाते हैं, उसमें मैंने बोला था ना टिड्डा, इसमें याद रखना क्योंकि टिड्डा इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको टिड्डा बताया था, है ना। ये काफी क्वेश्चन में आपको मिलेगा, अभी आगे आप पढ़ेंगे धीरे धीरे, है ना। तो जो टिड्डा होता है बेसिकली वो क्या होता है, प्राथमिक उपभोक्ता होता है ना। और प्राथमिक उपभोक्ता को जो खाएगा, जो टिड्डे को खाएगा, यानी कौन खा रहा है टिड्डे को, मेंढक खा रहा है ना। तो मेंढक क्या हो जाएगा, जो प्राइमरी को खाता है उसी को तो हम सेकेंडरी बोलते हैं। तो टिड्डे, मेंढक टिड्डे को खा रहा है तो मेंढक क्या हो जाएगा, मेंढक हो जाएगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स, यानी कि द्वितीयक उपभोक्ता, है ना। तो मेंढक टिड्डे को खाता है तो ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होगा, उत्पादक से अपघटक को होगा, नहीं होगा। उत्पादक तो पेड़ होते हैं ना, है ना। टिड्डा कोई पेड़ थोड़े ही है। अपघटक, मेंढक अपघटक भी नहीं है। नेक्स्ट है, उत्पादक से प्राथमिक उपभोक्ता को, ये भी नहीं होगा। उत्पादक क्या होता है, पेड़ होता है, यहाँ पे तो पेड़ है ही नहीं, है ना। यहाँ पे तो टिड्डा देखना है हमें, पहले टिड्डा और फिर बाद में मेंढक आए, हमें ये देखना है बस, है ना। नेक्स्ट है, प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीय उपभोक्ता, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो हमारा टिड्डा है वो क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। टिड्डे को कौन खा रहा है, मेंढक खा रहा है। मेंढक कौन है, द्वितीय उपभोक्ता। तो हमारा जो सी ऑप्शन है यहाँ पर ये हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक। नेक्स्ट है, इनमें से कौन द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। द्वितीय श्रेणी का जो उपभोक्ता है वो कौन हो जाएगा, देखो हाथी तो बिल्कुल भी नहीं होगा, शेर बिल्कुल भी नहीं होगा, बकरी जो है ये तो प्राइमरी होगी, है ना, क्योंकि बकरी सिर्फ और सिर्फ प्लांट खाती है ना, तो ये तो प्राइमरी हो जाएगी, है ना। सेकेंडरी कौन हो जाएगा, सांप हो जाएगा, क्योंकि सांप किसको खाता है, बेसिकली टिड्डे विड्डे को भी सांप खाता है ना। तो सांप क्या हो जाएगा, द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। नेक्स्ट है, घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता जो होते हैं वो कौन होते हैं, जो मैं बता रही थी, जो सबसे ऊपर वाले होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होते हैं, वो कभी भी प्लांट बेस्ड खाना खाएंगे ही नहीं। जैसे कि शेर जो होता है वो, उसको शेर, चीता जो है, इनको हम सबसे ऊपर वाली कैटेगरी में मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एनिमल खाते हैं, नहीं सिर्फ और सिर्फ ये कंज्यूमर्स को ही खाएंगे, चाहे प्राइमरी को खाएं, चाहे सेकेंडरी को खाएं, चाहे टर्शियरी को खाएं, ठीक है। तो मांसाहारी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, यानी ये सिर्फ और सिर्फ मांसाहारी होते हैं जो सबसे उच्च स्तर के होते हैं, है ना। नेक्स्ट है, मृत पशुओं व जीवों के अवशिष्टों का भक्षण करने वाले जीव कहलाते हैं। जो मृत पशुओं या जीवों को खाएं, जैसे मैंने बताया था प्लांट मर जाएं या एनिमल मर जाएं, उनको जो सड़ा गलाते हैं वो कौन सड़ा गलाते हैं, अपघटनकारी, यानी कि डिकम्पोजर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतः मृत जंतुओं पर निर्भर करने वाले प्राणी को कहते हैं। जो मृत जंतुओं पर निर्वाह करे, यानी कि जो मृत जंतुओं या मृत प्लांट्स को खाए, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डिकम्पोजर। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे हो जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है। अच्छा एक चीज यहाँ पे, ये चीज थोड़ी सी वो हो गई, रुको एक मिनट। देखो जो हमारे डिकम्पोजर होते हैं ना, ये बेसिकली क्या करेंगे, ये मरे हुए को भी खा लेंगे, जिंदे को भी खा लेंगे, है ना। जैसे आपने देखा होगा प्लांट जो है कभी कभी वो खड़ा हुआ है जमीन में, है ना, उस पे भी कोई बीमारी लग जाती है तो वो भी सड़ जाता है कहीं से, है ना, पर ये तो जिंदा है। तो जो बेसिकली डिकम्पोजर होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, चाहे जिंदा हो चाहे मरा हुआ, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, यानी उसको मिट्टी में मिला देंगे बेसिकली, है ना। पर जो स्कैवेंजर होते हैं ना, ये हमेशा केवल और केवल जो मरी हुई चीजें होंगी ना उन पे ही आते हैं। तो यहाँ पे हमारा ज्यादा करेक्ट आंसर सी है। अगर स्कैवेंजर आपको ना मिले तो आप डिकम्पोजर पे जा सकते हैं, इसीलिए मैंने पहले डिकम्पोजर ही लगाया था क्योंकि मुझे दिखा नहीं था स्कैवेंजर, पर स्कैवेंजर यहाँ पे ज्यादा करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको स्कैवेंजर नहीं दिखता है तो आप डिकम्पोजर पे जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, जीवाणु जो होते हैं वो होते हैं, जीवाणु क्या होते हैं, जो मैंने बताया था, तीन चीजें बताई थी, बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, है ना, तीन चीजें बताई थी। तो जीवाणु जो है वो बैक्टीरिया है, क्या है, ये अपघटक है। इन तीनों चीजों को याद रखिएगा, कौन से होंगे, जीवाणु, विषाणु और कवक, तीन चीजें अपघटक होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, अवशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को कहा जाता है, अवशिष्ट पदार्थ जो खाएंगे उनको क्या बोलेंगे, उनको बोलेंगे हम मृतक बक्षी, ठीक है। तो यानी ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाए, यानी कि स्कैवेंजर। नेक्स्ट है, पृथ्वी का अपमार्जक कौन है। तो पृथ्वी का अपमार्जक कौन हो जाएगा, जीवाणु या कवक हो जाएंगे, है ना, क्योंकि यही तो स्कैवेंजिंग कर रहे हैं, यही तो मरी हुई चीजों से अच्छी चीजें बना रहे हैं, तो यहाँ पे जीवाणु या कवक हो जाएंगे। नेक्स्ट है, यानी अब यहाँ पे अपघटक भी आ सकता था, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना, जीवाणु व कवक की जगह पे यहाँ पे और क्या दिया हुआ हो सकता था, अपघटक भी दिया हुआ हो सकता था, है ना, अपघटक या स्कैवेंजर भी दिया हुआ हो सकता था, तो आप वो करेक्ट कर सकते थे। नेक्स्ट है,
है अपर्दन खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कौन है, तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो कौन हो जाएंगे, ये अपर्दन खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है ना। यानी कि जो डेट्रिटस फूड चेन होती है, यानी कि जब भी फूड जो है वो खराब होने लगा है तो उसमें सबसे पहले उसको कौन खाता है, सबसे पहले उसको कौन खाएगा, बैक्टीरिया खाते हैं। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। अब ये वो नहीं है, मतलब अच्छी चीज की बात नहीं हो रही है, ये अपर्दन खाद्य श्रृंखला की बात हो रही है, यानी डेट्रिटस फूड जो है उसकी बात हो रही है, जो खराब फूड है उसकी बात हो रही है ना। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक मुर्दाखोर नहीं है, मुर्दाखोर इनमें से कौन सा नहीं है। देखो गिद्ध जो है वो भी मरे हुए चीजों को खाता है, ये आपको पता ही होगा है ना। दीमक भी मरी हुई चीज को खाती है, केंचुआ भी मरी हुई चीज को खाता है, जो मशरूम है वो मरी हुई चीज को नहीं खाता है। तो हमारा ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संदर्भ में करेक्ट है ना। तो आपको पता होगा सबसे पहले क्या आता है, उत्पादक यानी कि प्लांट, फिर प्लांट को जो खाएगा उसको बोलते हैं उपभोक्ता, और उपभोक्ता और प्लांट दोनों को जो खाएगा उसको बोलते हैं अपघटक, है ना। तो सबसे पहले उत्पादक आएगा, उसके बाद उपभोक्ता आएगा, उसके बाद अपघटक आएगा। ठीक। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह होता है। ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो कैसे होता है, एक दिशीय होता है ना। एक दिशीय का मतलब क्या हुआ, जैसे सबसे पहले जो सूर्य है उससे एनर्जी कौन लेगा, सूर्य की एनर्जी सबसे पहले लेंगे उत्पादक, फिर जो उत्पादक हैं ये इस एनर्जी को जब उत्पादक को उपभोक्ता खाएगा, जैसे हम जब प्लांट खाते हैं तो वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाती है, और फिर हमको जब अपघटक खाएंगे तो वो एनर्जी कहाँ चली जाएगी, अपघटक के अंदर चली जाएगी, है ना। और एक चीज और याद रखिएगा यहाँ पे, खैर आगे वो आएगी क्वेश्चंस में, कि जब भी एनर्जी का ट्रांसफर होता है तो यहाँ पे एक 10% करके एक रूल होता है, यानी 10% रूल होता है ना। तो वो याद रखिएगा, पर मैं आपको यहीं पे ही समझा देती हूँ। बेसिकली होता क्या है, देखो ये समझ लो सूर्य जो है, ऐसे मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, ऐसा नहीं होता है, पर मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। एक मतलब करेक्ट अमाउंट नहीं बता रही हूँ, एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, है ना। तो ये समझ लो सूर्य से जो एनर्जी आ रही है ना उसका अमाउंट 100 है, ऐसे समझ लो, है ना। तो सूर्य से जो एनर्जी आई 100 आई, तो उत्पादक जो है इन्होंने कितनी एनर्जी ली, 100 एनर्जी ली, है ना। ये समझो इन्होंने कितनी, वैसे जो उत्पादक हैं वो जितनी एनर्जी सन में से निकलती है ये उतनी नहीं लेते हैं, 2% के करीब ही एनर्जी ले पाते हैं, वो भी आगे मैंने डिस्क्राइब करा हुआ है, आगे देखेंगे अच्छे से, है ना। पर ये समझ लो 100% ले ली उत्पादक ने एनर्जी। अब इन्होंने जो 100% ली है ना, इसमें से केवल 10% ही आगे बढ़ेगी, यानी 10% ही आगे बढ़ती है। तो अगर इन्होंने 100 ली तो 100 का 10% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, है ना। तो आगे उपभोक्ता तक कितनी एनर्जी पहुंचेगी, केवल 10 पहुंचेगी। उत्पादक ने कितनी ली थी, 100 ली थी, उपभोक्ता के पास कितनी पहुंची, 10 पहुंची। अब जब उपभोक्ता को अपघटक खाएंगे तो 10 में से फिर 10 का फिर से 10% कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अपघटक तक कितनी पहुंचेगी, केवल 1% पहुंचेगी। ठीक है, अभी आगे और आएंगे चीजें तो मैं और अच्छे से समझा दूंगी। नेक्स्ट है पारितंत्र में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत जो होता है वो क्या होता है, तो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, देखो ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या होगा, ऊर्जा आ कहां से रही है, सूर्य से आ रही है सबसे पहले, है ना। तो सूर्य का प्रकाश जो है वो हो जाएगा प्राथमिक स्रोत, यानी कि प्राइमरी स्रोत। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है वो क्या होता है, तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ठीक है, क्योंकि जो प्लांट है वो सबसे पहले अपने अंदर खाना किससे बना रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से ही बना रहे हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का जो प्राथमिक स्रोत है वो क्या है, सूर्य का प्रकाश है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भू पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो क्या है, तो क्या है, सूर्य है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत, प्राथमिक स्रोत, जो भी चीजें आए आपको सूर्य पर ही लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण जो है वो संपादित होता है, यानी जो प्रकाश संश्लेषण है वो किस में बनता है ना, यानी फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में बनती है, तो सभी हरे पौधों में बनती है। तो सबको पता होगा, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि जो ये होते हैं, जो प्लांट होते हैं उनके अंदर जो ये होता है, प्लांट के अंदर जो पत्तियां होती हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है ना। तो हरे पौधे जो हैं उनके अंदर क्लोरोफिल होता है, और जो क्लोरोफिल है वही ही सनलाइट को यूज करके, यानी कि जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसको यूज करके, वाटर यूज करके, कार्बन डाइऑक्साइड करके अपना खाना बनाते हैं, है ना। तो ये तो मैंने आपको सब लोगों को उस दिन बताई, मतलब इससे पहले अभी बता ही दिया था, है ना। तो सभी हरे पौधों द्वारा। नेक्स्ट है पौधों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया किस रंग में सबसे अधिक होती है, देखो सबसे अधिक होती है लाल रंग में।
बेसिकली हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है, वो उससे ही फोटोसिंथेसिस होती है ना, पर सबसे ज्यादा अगर हम माने तो वो लाल रंग में होती है। ठीक है, नेक्स्ट, किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं? तो ये मैंने आपको बता ही दिया था, क्लोरोफिल होता है, उसकी वजह से होते हैं हरे। तो यहाँ पे हमारा जो डी ऑप्शन है ये हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्लोरोफिल जो है उसमें कौन सी धातु पाई जाती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये याद रखिएगा सारी चीजें, है ना। तो जो क्लोरोफिल होता है इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो किसको सोख लेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को, है ना। मैंने 3 चीजें बताई थी, आप 3 चीजें याद रखिएगा प्रकाश संश्लेषण में, है ना। 3 चीजें फोटोसिंथेसिस में याद रख लेनी है। कौन कौन सी है? एक तो हमारी यूवी लाइट है, यानी कि जो सनलाइट है या हम बोले सूर्य का प्रकाश, दूसरी चीज हो गया वाटर, और तीसरी चीज हो गई कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में सम्मिलित गैस जो है वो कौन सी है? तो कौन सी गैस है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में निम्नलिखित तत्व जो हैं वो आवश्यक होते हैं। कौन कौन सी चीजें आवश्यक होंगी? अब देखो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा, जो भी चीजें मैंने आपको बताई थी। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड हो गई एक, तो एक हो गया जल, और एक हो गया सूर्य का प्रकाश, और एक हो गया पर्णहरित। पर्णहरित क्या होता है? क्लोरोफिल, जिसकी वजह से पौधे हरे हैं, है ना। तो क्लोरोफिल इन तीनों चीजों को ही तो यूज करता है, तभी तो खाना बनाता है, यानी कि खाने के लिए ये 4 चीजें इंपॉर्टेंट हैं। पर्णहरित यानी कि पौधे, समझ लो इसको एक तरीके से, पर्णहरित को वैसे ही क्लोरोफिल होता है जो कि पौधा में प्रेजेंट होता है। तो पर्णहरित, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और सूर्य का प्रकाश। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है? तो ये जैसा मैंने बताया था आपको 10% रूल याद रखना है। 10% रूल का मतलब क्या है कि जब भी एक स्तर से दूसरे स्तर पर ऊर्जा जाएगी तो उसका 10% ही ट्रांसफर होता है, यानी कि डी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक, हमारे नोट्स खरीदना चाहते हैं तो ये हमारा एप्लीकेशन है RMPSU आरती मैम करके, ये आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इस ऐप को डाउनलोड करके आप हमारे नोट्स खरीद सकते हैं। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, BD 101, 102, 103, 105, 105 में जो कि एनवायरमेंटल स्टडीज़ के आपको ये एनवायरमेंटल एजुकेशन के नोट्स मिलेंगे। ये जो नोट्स होंगे वैसे ही होंगे जैसे हम यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाते हैं, वैसे ही होंगे सेम नोट्स, जिसमें कि आपको शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और प्लस MCQs मिलेंगे। शॉर्ट नोट्स इसलिए दिए हुए हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, है ना, तभी आप MCQs को अच्छे से लगा पाएंगे। तो यहाँ पे शॉर्ट नोट्स और MCQs दोनों चीज़ें मिलेंगी, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में। इसके अलावा इस कोर्स में आपको और क्या क्या मिलने वाला है? तो इस कोर्स में आपको मिलने वाले हैं ये नोट्स और MCQs तो मिलने ही वाले हैं। जो MCQs हैं वो विद आंसर और विदाउट आंसर दोनों मिलेंगे। पहले विद आंसर वाले अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर आप लगाइए कि आपके कितने अच्छे निकलते हैं। वो विदाउट आंसर वाले भी मिलेंगे, तो उसमें आप ये पता कर सकते हैं कि आप कितने सही कर पा रहे हैं। और इसके अलावा एक और बहुत अच्छी चीज इस बार दे रहे हैं, वो होने वाली है आपका क्विज। ठीक है, क्विज होने वाली है, और ये जो क्विज होने वाली है इसमें क्या होगा? तो इसमें एक यूनिट के जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चंस हैं उनकी क्विज बना बना के डालेंगे। तो वो क्विज में जाकर के आप वो क्विज अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आपके वहां पर 50 में से आपके 50 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, इवन 50 में से 40 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं, तो ये समझ लीजिए आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एक यूनिट के 50, है ना, वो वाले क्वेश्चंस हम देंगे। वहाँ यूनिट वाइज क्विज होगी, तो यूनिट फर्स्ट को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद में फिर आप जो MCQs हैं उनको पढ़िए। उनको पढ़ने के बाद में फिर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने हैं, और उसके बाद में फिर आप क्विज लगा करके जाइए। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्विज को करना। तो ये क्विज भी आपको मिलेगी इसी के अंदर ही। तो ये सारी की सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं 300 रुपीज में। ठीक है, तो अगर आप ये परचेज करना चाहते हैं तो ये एप्लीकेशन है, यहाँ पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। ठीक, सन से आते हैं, बेसिकली जो सन एनर्जी होती है उसका जितना भी पौधे यूज करते हैं, जितना भी मतलब उत्पादक बेसिकली ये प्रोड्यूसर यूज करते हैं, उसका 10% आगे कंज्यूमर्स में जाता है। और कंज्यूमर्स में भी जो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और क्वार्टरनरी होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक, तृतीयक या चतुर्थक होते हैं, उनमें भी 10% जाता है ना। जैसे कि जो प्राइमरी उत्पादक हैं, अगर उनके पास 10 आया है एनर्जी का, तो द्वितीय के पास कितना पहुंचेगा? 1 पहुंचेगा, है ना, 1 ही पहुंचेगा, क्योंकि 10 का 10% 1 हो जाएगा। फिर जो तृतीयक है उनके पास कितना पहुंचेगा? उनके पास 0.1 पहुंचेगा, और इनके आगे वालों पर कितना पहुंचेगा? 0.001 पहुंचेगा। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है कि
मतलब जैसे ही एक चीज को कोई भी दूसरा चीज खाएगा तो उस पर 10% या 10% एनर्जी ही ट्रांसफर होगी। ठीक, चलिए, है ना। तो 10% नियम जो है ये दिया किसने था, तो ये लिंडमैन ने दिया था 1942 में। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 10% नियम जो है वो किससे संबंधित है ना। अब देखो आप लोगों को पता ही है किससे संबंधित है ये, कि जो भी एनर्जी है जब वो एनर्जी नेक्स्ट लेवल पे जाएगी, है ना, उत्पादक से उपभोक्ता तक जाएगी, तो या फिर उपभोक्ता से जो ये हैं डिकम्पोजर्स हैं, है ना, उन तक जाएगी, यानी अपघटनकर्ता तक जाएगी, तो उसका कितना प्रतिशत चला जाता है, किसका चला जाता है, ऊर्जा का चला जाता है ना। तो किससे संबंधित है ये, ऊर्जा के उपभोग से संबंधित है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उसका विचार प्रस्तुत किया गया था चार्ल्स एल्टन के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। माइक कटर पटर करता है, पता नहीं क्यों करता है भाई। है ना, तो चार्ल्स एल्टन जो हैं उन्होंने ये दिया था बेसिकली। ठीक है, अब है ना, मैं वैसे तो ऐड करना चाहती थी, है ना, पर मैंने शायद ऐड किया नहीं है यहाँ पे, वरना मैं इन तीनों चीजों को ऐड करना चाह रही थी, है ना, पर चलो कोई बात नहीं है। मैं ना आपको यहाँ पे पहले तीनों पिरामिड के बारे में बता देती हूँ। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पे पिरामिड जो पारिस्थितिकी पिरामिड है उनके बारे में क्वेश्चंस आएंगे, तो ताकि आपको पता चल जाए। तो मैं देखती हूँ कि हम किस वाले स्लाइड पे बता सकते हैं अच्छे से। इसमें भी नहीं है जगह, इसमें भी नहीं है जगह, इसमें थोड़ा सा जगह है, इसमें बताते हैं, है ना। तो देखो पारिस्थितिकी पिरामिड जो है ये चार्ल्स एल्टन ने दिए थे, ये तो हमने भी बात कर ही ली। ठीक है, और पारिस्थितिकी पिरामिड के प्रकार कितने होते हैं, यानी टाइप कितने होते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के, तो आपको याद रखना है कि कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, हम बोल सकते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड या पारिस्थितिकी पिरामिड, इसके प्रकार होते हैं 3। जो 3 पिरामिड होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो जो पहला पिरामिड होता है ना, यहाँ पे मैं लिख लेती हूँ, जो पहला पिरामिड होता है उसको हम बोलते हैं संख्या का पिरामिड, यानी कि नंबर का पिरामिड या पिरामिड ऑफ नंबर। ठीक है, तो पहला हो गया नंबर्स का पिरामिड, या हम बोल सकते हैं संख्या का पिरामिड। ठीक है, नंबर्स लिख देती हूँ यहाँ पे बस। ठीक है, नंबर्स पिरामिड। और जो सेकंड पिरामिड होता है हमारा वो होता है बायोमास का पिरामिड, तो यहाँ पे मैं सिर्फ बी लिख देती हूँ बायोमास के लिए। ठीक है, तो सेकंड हो गया बायोमास का पिरामिड। और जो थर्ड होता है वो होता है एनर्जी का पिरामिड, यानी कि ऊर्जा का पिरामिड। ठीक है, तो एनर्जी के लिए मैं ई लिख देती हूँ, एनर्जी या फिर ऊर्जा पिरामिड, या तो पिरामिड ऑफ एनर्जी या फिर ऊर्जा पिरामिड। ठीक है, तो ऐसा करके आप लिख लीजिएगा। अब इन तीनों के बारे में ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ताकि आपको ना सारी की सारी चीजें थोड़ी क्लियर हो जाएं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, सबसे पहले हम अपना पहला वाला पढ़ेंगे, यानी कि जो हमारा नंबर पिरामिड है उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना, पिरामिड ऑफ नंबर या फिर संख्या का पिरामिड, इसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो संख्या का पिरामिड है बेसिकली इसमें क्या होता है, इसमें होते हैं नंबर्स, है ना, क्योंकि नंबर लिखा हुआ है, संख्या लिखा हुआ है ना। तो हमने अभी तक जो भी चीजें पढ़ी हुई हैं कि उत्पादक होगा, फिर कंज्यूमर होगा, उसके बाद में अपघटन करता होंगे, कंज्यूमर्स में भी डिफरेंट कैटेगरी होंगी, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, है ना। तो उन सब का नंबर कितना होता है, ये यहाँ पे ये चीज है ना, कि नंबर जो है वो कितना होता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर हम इस पिरामिड को बनाए ना, तो ये पिरामिड है ना दोनों तरीके का हो सकता है। एक तो आपको ये याद रखना है, ठीक है, 2 पिरामिड जो हमने 3 पिरामिड की बात करी उनमें से 2 पिरामिड कैसे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं और सीधे भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक पिरामिड हमेशा सीधा रहता है, उसका भी मैं रीजन बताऊंगी क्यों रहता है। एक पिरामिड जिसको कि हम ऊर्जा का पिरामिड या एनर्जी या पिरामिड ऑफ एनर्जी बोलेंगे, तो वो हमेशा सीधा होता है, वो कभी उल्टा नहीं हो सकता। रीजन की भी बात करेंगे थोड़ी देर बाद, है ना, पर पहले इजी चीजें पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं संख्या के पिरामिड पे, है ना। संख्या का पिरामिड दोनों तरह का हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है। सीधे और उल्टे का मतलब क्या हुआ, देखो ये तो हो गया हमारा सीधा पिरामिड, है ना, क्योंकि चोंच ऊपर की तरफ है ना, और ये हो गया हमारा उल्टा पिरामिड, क्योंकि चोंच नीचे की तरफ है ना। तो ये हो गया उल्टा पिरामिड। अब सीधा और उल्टा कैसे हो सकता है, देखो ऐसे हो सकता है, जैसे जब यहाँ पे सबसे पहले कैटेगरी क्या आएगी, सबसे पहले आएगी उत्पादक। ठीक है, तो उत्पादक अगर सबसे ज्यादा है ना, उत्पादक सबसे ज्यादा है, उससे कम क्या होंगे, उससे कम यहाँ पे दे रखे हैं कंज्यूमर्स। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, P फॉर प्रोड्यूसर, है ना, या उत्पादक जो भी हिंदी वाले हैं, C फॉर कंज्यूमर्स, है ना।
और कंज्यूमर्स के बाद क्या आता है, डीकंपोजर, ठीक है, और यहाँ पर फिर डीकंपोजर। तो डीकंपोजर है ना, बेसिकली हम लिखते नहीं है डीकंपोजर, हम सिर्फ डीकंपोजर के बारे में इतना ज्यादा लिखते नहीं है, हम सिर्फ कंज्यूमर्स तक ही जाते हैं, है ना। तो डीकंपोजर यहाँ से हटा भी सकते हैं। ये जो कंज्यूमर्स है ना, इनमें ही जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी होती है, यानी प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और ये टर्शियरी कंज्यूमर समझ लो, है ना। ये प्राइमरी हो गए, ये सेकेंडरी हो गए और ये टर्शियरी कंज्यूमर हो गए, ठीक है। तो अगर जो भी पिरामिड है, जहां पर भी सोचो जंगल है कोई, वहां पर अगर इस तरीके से जो इकोसिस्टम है वो इस तरीके से वर्क कर रहा है, यानी कि सबसे ज्यादा संख्या में, सबसे ज्यादा नंबर में वहां पे प्लांट है ना। जैसे वहां पे घास भी है, वहां पे छोटे मोटे बहुत सारे प्लांट हैं, छोटे मोटे, बड़े प्लांट कम है काफी, है ना, लेकिन छोटे मोटे बहुत सारे प्लांट हैं, तो नंबर तो उन प्लांट का ही ज्यादा होगा ना। अगर छोटे छोटे होंगे तो बहुत सारे प्लांट है, बहुत सारी घास के टाइप है, घास के टाइप है वहां पर, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे प्लांट हो गए। फिर सेकंड नंबर पे क्या आता है, यहाँ पे सेकंड नंबर पे आते हैं जो भी हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, है ना, जैसे बकरी बकरी वाली जो चीजें होती हैं। तो नेक्स्ट पे आ गए ये, है ना, यहाँ मान सकते हैं जो भी टिड्डा हो गया या बकरी हो गई, है ना, या इंसेक्ट्स हो गए, तो यहाँ पर ये आ गए। तो जो भी हमारे प्रोड्यूसर्स हैं यानी उत्पादक हैं, उनसे कम नंबर है प्राथमिक का और उससे कम नंबर है सेकेंडरी का। सेकेंडरी यानी कि बर्ड हो गया या फ्रॉग हो गया, है ना, ये सेकेंडरी होते हैं। और उससे भी कम नंबर होता है, यानी सबसे कम नंबर जो है वो हमारा टर्शियरी का है, यानी वहां पे लॉयन या फिर टाइगर वाइगर टाइप्स के जो एनिमल्स है वो बहुत कम है, तो सबसे कम नंबर है यहाँ पर हमारा टर्शियरी कंज्यूमर्स का, है ना। तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, सीधा पिरामिड बोलेंगे, है ना। उल्टे पिरामिड में क्या हो जाएगा, यहाँ पे सबसे कम क्या है, सबसे कम चीजें हैं प्रोड्यूसर, यानी कि जो प्लांट है वो यहाँ पे बहुत कम है। तो ऐसे सोच लो यहाँ पे जो छोटे मोटे प्लांट है वो बहुत कम है ना। जैसे रेगिस्तान होते हैं, वहां पे छोटे मोटे प्लांट तो होते ही नहीं है ना। तो यहाँ पे छोटे मोटे प्लांट है ही नहीं, ये समझ लो, है ना। तो यहाँ पे बड़े बड़े प्लांट है। अब बड़े बड़े प्लांट चाहे वो कितने ही बड़े हों, कितने ही चौड़े हों, लेकिन नंबर तो एक ही गिना जाएगा ना। तो यहाँ पे समझ लो बहुत बड़े बड़े प्लांट है, लेकिन प्लांट का नंबर बहुत ज्यादा कम है ना। सेकेंड नंबर पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो प्राथमिक उपभोक्ता है, यानी जो प्लांट पे ही बेस्ड रहते हैं खाने के लिए, है ना, जैसे टिड्डे विड्डे हो गए, तितली वितली हो गई, है ना, ये उससे कम, मतलब उससे थोड़ा सा ज्यादा ये चीजें हैं, ठीक है। उससे थोड़ा सा ज्यादा सेकेंडरी कंज्यूमर्स है और सबसे ज्यादा यहाँ पे टर्शियरी कंज्यूमर्स है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा उल्टा पिरामिड, है ना। तो आपको ये याद रखना है, जो संख्या का पिरामिड होता है वो दोनों तरह का हो सकता है, सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम। ये फर्स्ट आपको समझ आ गया होगा, नंबर, यानी यहाँ पे हमें सिर्फ और सिर्फ नंबर देखना है, सिर्फ और सिर्फ संख्या देखनी है कि कितनी संख्या है यहाँ पर उत्पादक की, कितनी संख्या है यहाँ पर कंज्यूमर्स की, ठीक है, वो सिर्फ हमें देखना है, ठीक। अब हम सेकंड पे आ जाते हैं। तो जो सेकंड था ये कौन सा था, बायोमास का पिरामिड, ठीक है। बायोमास का मतलब क्या होता है, तो बायोमास का मतलब होता है कि बेसिकली बेसिकली जो भी हमारा वो है, मतलब जो भी हमारी चीजें हैं उनका मास कितना है, यानी उनका वजन कितना है बेसिकली, है ना। तो उनके अंदर बेसिकली कितनी चीजें हैं, कितनी मात्रा है ना। जैसे अगर हम माने यहाँ पे जैसे अगर मैं आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर कर देती हूँ, ठीक है, वो पहले दूर करते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था संख्या का पिरामिड, है ना। तो यहाँ पे समझ लो यहाँ पे 4 प्लांट हैं, ये छोटे छोटे वाले, ठीक है, घास टाइप के 4 प्लांट है ना। और यहाँ पे ये एक प्लांट है जो बड़ा है ना। तो देखो अगर हम संख्या के पिरामिड पे जाएंगे ना, तो यहाँ पे ये छोटे मोटे प्लांट है, लेकिन इनकी संख्या कितनी है, 4 है, ठीक है। इनकी संख्या कितनी है, 4 है, तो ये ज्यादा हो गए, है ना। इसकी तो संख्या एक ही है ना, ये कम हो गया, है ना। तो यहाँ संख्या के पिरामिड में क्या होता है, हमें सिर्फ नंबर देखना है, हमें कौन सी चीज कितनी है उससे मतलब नहीं है। जबकि बायोमास का पिरामिड होता है, उसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे अगर आप इस प्लांट को देखोगे तो ये ज्यादा निकलेगा, इस प्लांट में ज्यादा वजन है या ज्यादा चीजें हैं, या इन चारों में ज्यादा चीजें हैं, है ना। ऑब्वियसली इस प्लांट में ज्यादा है, तो बायोमास में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि बायोमास में और नंबर में क्या डिफरेंस है। नंबर मतलब सिर्फ हमें गिनती करनी है ना, और बायोमास में हमें क्या करना है कि उसको उसमें देखनी है कि टोटल जो भी चीजें हैं उसकी मात्रा कितनी है ना। जैसे जितने भी हमारे प्लांट है उनमें बेसिकली खाना होता है ना। तो खाना वाना कितना है किस प्लांट में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए तो अभी बायोमास के पिरामिड पे चलते हैं। बायोमास का पिरामिड जो होता है इसको भी याद रखिएगा कि ये सीधा भी हो सकता है और उल्टा भी हो सकता है, दोनों तरीके का हो सकता है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे बायोमास में, बस आपको इतना ही याद रखना है और बाकी इतना ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। और तीसरे नंबर पे हम चलते हैं ऊर्जा के पिरामिड पे, यानी कि पिरामिड ऑफ एनर्जी पे। तो जो पिरामिड ऑफ एनर्जी होता है उसके अंदर क्या देखना है हमें कि जो एनर्जी है वो कितने कौन से लेवल पे कितना ट्रांसफर होगी, है ना। तो आप सब लोगों को पता है कि जो भी एनर्जी हमारी अर्थ पे है ना, एनर्जी मतलब बेसिकली एनर्जी का मतलब है खाना, है ना। एनर्जी बेसिकली क्या किसको बोलते हैं हम, एटीपी को बोलते हैं एनर्जी, है ना, या एनएडीपी को। तो एनर्जी जो है एटीपी जो है वो बेसिकली सबसे पहले तो सनलाइट से ही स्टार्ट होती है। सनलाइट जो भी है ना, जैसे मान लो ये सन है और ये सन जो है यहां से जो एनर्जी आ रही है इसका यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके कौन बनाता है खाना, प्लांट बनाते हैं, है ना। यहां पे मैं प्लांट लिख देती हूँ, ठीक है, यहां पे लिख देती हूँ प्लांट, ठीक है। इस तो प्लांट क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्लांट से एनर्जी कहां पे जाएगी, कंज्यूमर्स पे जाएगी, ठीक है। कंज्यूमर्स में भी कैसे जाएगी, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं उनमें सबसे पहले जाएगी प्लांट की एनर्जी, क्योंकि जो प्राइमरी कंज्यूमर्स होते हैं वो केवल और केवल प्लांट बेस्ड खाना ही खाते हैं, है ना। फिर जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स होंगे, ये सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं ये बेसिकली प्लांट भी खा लेते हैं और ये छोटे मोटे एनिमल को भी खा लेते हैं, है ना। तो जो सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं फिर जाएगी उनमें एनर्जी, और सेकेंडरी कंज्यूमर से जाएगी तीसरे टर्शियरी कंज्यूमर्स के अंदर एनर्जी, ठीक है। अब देखो आपको मैं एक बात बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ा था 10% एनर्जी वाला और रूल जो था वो, है ना। तो अगर सपोज करो कि सन जो है वहां से जो एनर्जी है वो 1000 आ रही है ना, कितनी आ रही है, 1000 आ रही है, ठीक है। अब ये 1000 एनर्जी का 10% ही प्लांट यूज करेंगे, ठीक है। तो प्लांट के पास कितनी पहुंचेगी, वैसे प्लांट 2-3% ही यूज करते हैं, पर हम 10% रूल यहीं से ही लगा के देखें तो प्लांट के पास कितनी पहुंचेगी, 100 पहुंचेगी, है ना, क्योंकि 1000 का 10% 100 होगा। तो जो सन से एनर्जी निकली है, सन के पास जो एनर्जी 1000 है उसमें से प्लांट के पास कितनी पहुंची, 100 पहुंची, और प्लांट से फिर वो एनर्जी प्राइमरी कंज्यूमर्स में जाएगी, तो यहां पर कितनी रह जाएगी, 10 रह जाएगी, क्योंकि 100 का 10% 10 हो जाएगा। फिर जब सेकेंडरी कंज्यूमर्स खाएंगे तो 10 का 10% कितना रह जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहां पर सिर्फ 1 पहुंचेगी, और टर्शियरी कंज्यूमर्स तक पहुंचते पहुंचते 1 का 10% कितना हो जाएगा, 0.1%, ठीक है। तो टर्शियरी कंज्यूमर्स तक आने तक कितनी हो जाएगी, 0.1% ही रह जाएगी, ठीक है। तो यहां पर अगर हम इसका पिरामिड बनाएंगे ना तो देखो कैसा बनेगा, सबसे ज्यादा एनर्जी जो है वो किसके पास रहेगी, हमेशा प्लांट के पास रहेगी, हमेशा प्लांट के पास, ठीक है। यानी कि प्रोड्यूसर जो भी है वो उनके पास सबसे ज्यादा, या उत्पादक जो भी है उनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। उसके बाद सेकंड नंबर पे किसके पास एनर्जी है, देखो प्राइमरी कंज्यूमर्स के पास, ठीक है। नेक्स्ट नंबर पे किसके पास एनर्जी है, यहां पर 1 है, ये किसके पास है, ये है सेकेंडरी के पास, ठीक है। और सबसे ज्यादा कम किसके पास है, टर्शियरी कंज्यूमर्स के पास, यानी यहां पर कितनी है, 0.1% सिर्फ, ठीक है। इसलिए ये हमेशा सीधा होगा, ये कभी भी ऐसे नहीं बन सकता है कि जो प्लांट है उनके पास सबसे कम एनर्जी हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता, है ना, क्योंकि प्लांट जो है उनके पास ही सबसे ज्यादा एनर्जी रहेगी हमेशा, ठीक है। तो इसीलिए ये हमेशा और हमेशा कैसा रहता है, सीधा रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीज अभी हो गई होगी क्लियर, ठीक है। चलिए तो हम अपना जो हमारा क्वेश्चन था हम वहां पे चल पड़ते हैं, ठीक। चलिए तो कहां पे थे हम, शायद पिछले वाले क्वेश्चन पे ही थे, यहाँ पे थे शायद, है ना। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार किसके, अच्छा ये चार्ल्स एल्टन, यहीं से मैं बता रही थी आप लोगों को कि यहाँ से हम वो मैं बता देती हूँ सारी चीज, तो आपको सब कुछ अभी पता चल गया, तो अभी हम निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये है विशेषताओं के आधार पर पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, संख्या का पिरामिड, जैव और ऊर्जा का पिरामिड, ठीक है। ये जो बायोमास में बोल रही थी ना वो बायोमास ये जैव वाला ही है ना, जैव मास ही है, ठीक है। जैव यहाँ पे बायो लिखा होगा, ये रहा बायोमास, और एक एनर्जी का पिरामिड, ठीक है। तो ये 3 प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कैसा होता है, तो ऊर्जा का पिरामिड जो हमने लास्ट पढ़ा था 3rd वाला, है ना, ये हमेशा कैसा होता है, सीधा होता है हमेशा। बाकी के दोनों सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं, पर ऊर्जा का पिरामिड यानी एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा ही रहेगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण जो है वो है, क्या है उदाहरण, तो क्या है, तालाब है उदाहरण, ठीक है। क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र हम किसको बोलते हैं, जिसमें जैविक और अजैविक दोनों घटक हों,
है ना। ये जल हो गया या मृदा हो गई, वायु हो गई, ये तीनों क्या है, ये सिर्फ और सिर्फ अजैविक घटक हैं, है ना, और सिर्फ एक घटक है। जबकि कोई भी पारिस्थितिकी तंत्र में ना बहुत सारे जैविक घटक होंगे और बहुत सारे अजैविक घटक होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड जो है वो होता है, जीव भार यानी कि बायोमास पिरामिड जो पढ़ा था ना हमने, वो जीव भार पिरामिड ही होता है ना। देखो यहाँ पे लिख रहा है ये बायोमास पिरामिड, है ना, तो बायोमास जो है वही ही जीव भार पिरामिड होता है। तो जो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जो जीव भार पिरामिड है वो हमेशा कैसा होगा, देखो जीव भार पिरामिड है ना, ये सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्या लिख रहा है, तालाब की बात हो रही है ना। तो तालाब का जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसका जीव भार पिरामिड हमेशा और हमेशा कैसा होगा, हमेशा और हमेशा होगा सीधा। ठीक है, क्यों होगा, क्योंकि एक छोटे से तालाब की बात हो रही है, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर ही होने चाहिए, तभी जो आगे वाले चीजें हैं, जो आगे वाले यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता, सेकेंडरी उपभोक्ता या टर्शियरी उपभोक्ता जो है वो तभी उससे एनर्जी ले पाएंगे, है ना। तो अगर सिंपल क्वेश्चन आता है पारिस्थितिकी तंत्र का जीव भार पिरामिड होता है तो वो दोनों हो सकता है, लेकिन क्योंकि तालाब की बात आ रही है, तालाब एक बहुत छोटा सा पारिस्थितिकी तंत्र है, एक बहुत छोटा सा इकोसिस्टम है, तो वहां पर वो हमेशा सीधा ही होगा, वो उल्टा नहीं हो सकता। सीधा उल्टा दोनों किस केस में हो सकते हैं, जहां पे बड़ा हो, जैसे कि अगर हम समुद्र की बात करें तो वहां पर दोनों हो सकते हैं, सीधे भी हो सकते हैं, उल्टे भी हो सकते हैं, या किसी जंगल की बात करें वहां पर सीधा भी हो सकता है, उल्टा भी हो सकता है ना, क्योंकि तालाब बहुत छोटी सी जगह है, वहां पे हमेशा और हमेशा कैसा होता है, सीधा ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पृथ्वी पर कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है। ठीक है, कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र सबसे बड़ा है, आप सब लोगों को पता होगा, यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वहां पे समुद्र सबसे बड़ा है ना, तो सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र किसका हो जाएगा, समुद्र का हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको चीजें समझ आ रही है ना, समझ आ रही है तो मेरे को एक बार बता दो अच्छे से। थैंक यू रूही। एग्जाम देखो मैं डरा भी रही हूँ आप लोगों को, आप ऐसे मत सोचो, पुरानी वीडियोस आप देखोगे ना तो मैं हमेशा ऐसे ही बोलती थी पिछले साल कि नहीं आते हैं टफ एग्जाम, है ना। इस बार मैं बोल रही हूँ टफ एग्जाम, क्यों बोल रही हूँ, अपने जो 3rd सेमेस्टर के बच्चे हैं ना आपके कॉलेज में, आप उनसे बात कर लीजिएगा, है ना, आपको पता चल जाएगा। हो सकता है आपके वो इजी डाल दें एग्जाम, है ना, पर उन्होंने 3rd सेमेस्टर वालों के तो बहुत टफ बनाए थे इस बार पेपर, है ना, तो कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी जरूरी नहीं है कि टफ ही आएंगे, है ना, पर अगर उन्होंने 3rd सेमेस्टर वालों की तरह करा तो फिर तो भाई टफ ही आएंगे, है ना, फिर तो कुछ वो नहीं है। ठीक, चलिए ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जब मोर सांप को खाता है, ठीक है, अब यहाँ पे देखो किसने खाया, मोर ने सांप को खाया है ना, तो सबसे पहले सांप आएगा। ठीक है, सांप को किसने खाया, मोर ने खाया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लगा देते हैं ऐसे मोर, ऐसे बना बना के करिएगा तो आपको इजीली आ जाएंगे। ठीक है, सांप को खाया मोर ने, तो जब मोर सांप को खाता है, सांप कोड़ों को खाता है, ये कीड़ों को होगा, है ना, सांप ने किसको खाया, कीड़े को खाया, है ना, तो यहाँ पे हम लगा देते हैं कीड़ा, क्योंकि कीड़े को किसने खाया, सांप ने खाया। ठीक है, और कीड़े हरे पौधे को खाते हैं, कीड़ों ने किसको खाया, कीड़ों ने खाया हरे पौधों को, इसीलिए मैं बोल रही थी कि ऐसे करके लिख लेना, है ना, ताकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली इनके देखो कहने का मतलब क्या है, इन्होंने उल्टा स्टार्ट करा है, लेकिन हरे पौधों को कीड़ों ने खाया, कीड़ों ने सांप को खाया, सांप ने मोर को खाया, है ना, तो मोर का पोषण तंत्र जो है वो क्या हो जाएगा, मोर का पोषण तंत्र पूछ रहे हैं ये। ठीक है, अब देखो यहाँ पे जो हरे पौधे हैं ये क्या हो जाएंगे, तो हरे पौधे जो हैं वो हो जाएंगे हमारे प्रोड्यूसर्स, है ना, यानी उत्पादक जो कि बना रहे हैं खाना। ठीक है, और ये हमारे तीनों चीजें क्या हैं, ये है हमारी कंज्यूमर्स या उपभोक्ता, है ना, ये हो गई हमारी प्राथमिक उपभोक्ता, ये हो गया सेकेंडरी उपभोक्ता और ये हो गया टर्शियरी उपभोक्ता। ठीक है, यानी कि टर्शियरी या तृतीय उपभोक्ता। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं मोर का पोषण तल क्या है, तो तृतीय उपभोक्ता, ये एक चीज तो आपको ये याद रखनी है, और आप ये देख रहे होंगे कि ये सबसे ज्यादा ऊपर यही ही है, मोर ही है सबसे ऊपर, है ना, तो प्राथमिक उपभोक्ता तो है नहीं ये, क्योंकि प्राथमिक उपभोक्ता तो कीड़ा है,
है ना। नेक्स्ट है खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर, तो शीर्ष पर यही ही है, मोर ही है, यानी सबसे ऊपर कौन है, मोर ही है ना। प्राथमिक अपघटक ये है नहीं, अपघटक की तो अभी बात ही नहीं आई है, अपघटक तो यहाँ पे अभी आए ही नहीं है ना। और अंतिम अपघटक भी नहीं है, क्योंकि अपघटक तो अभी यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि खाद्य पिरामिड के शीर्ष पर है मोर, ठीक है। और अगर यहाँ पे कुछ ऐसे भी पूछ लें कि हरे पौधे क्या हो जाएंगे, तो आपको क्या बोलना है, हरे पौधे क्या है, हमारे उत्पादक है ना, प्रोड्यूसर्स हैं। कीड़े क्या है, प्राथमिक उपभोक्ता है। सांप क्या है, सेकेंडरी उपभोक्ता है। और मोर क्या है, टर्शियरी उपभोक्ता है, यानी सबसे ऊपर कौन है, मोर ही है, ठीक। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला का महत्व है, खाद्य श्रृंखला जो है उसका महत्व क्या है, ठीक है। खाद्य श्रृंखला क्या होती है, बेसिकली खाद्य श्रृंखला यही है कि जो पेड़ पौधे हैं उनसे प्राइमरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स को सेकेंडरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को टर्शियरी कंज्यूमर्स खा रहे हैं, ठीक है। तो खाद्य श्रृंखला एक पारिस्थितिकी तंत्र में पोषण तथा ऊर्जा प्रवाह को गतिशील बनाए रखने के लिए योगदान देता है, ये बात तो करेक्ट है, बिल्कुल देता है। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला के माध्यम से ही कुछ रासायनिक पदार्थों का क्रमशः अगले पोषण स्तर पर अधिक से अधिक मात्रा में संचय होता है, करेक्ट है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह की कार्यविधि का पता चलता है, ये भी सही है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है भोजन ऊर्जा ग्रहण करने के लिए उत्पादकों से उपभोक्ता की और एक श्रृंखला बनती है, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, देखो उत्पादकों से यानी कि जो प्लांट पेड़ पौधे हैं उनसे उपभोक्ताओं की तरफ यानी कि कंज्यूमर्स की तरफ एक श्रृंखला बनती है, उसी को ही तो हम खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। देखो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल है ना, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। खाद्य श्रृंखला का मतलब क्या है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे किसने खाए, कीड़ों ने खाए, कीड़े किसने खाए, कीड़ों को खाया सांप ने, सांप को किसने खाया, मोर ने। ये सिंपल जो एक चेन चलती जा रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, खाद्य श्रृंखला बोलते हैं, ठीक है। खाद्य जाल हम किसको बोलते हैं, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, ये पेड़ पौधे को है ना कौन खा सकता है, इसको तितली भी तो खा सकती है ना। और इधर हम देखें तितली को सीधा मोर भी तो खा सकता है ना। या हम यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे कीड़े थे, इन कीड़ों को सीधा मोर भी तो खा सकता है ना। ऐसे करके जब बहुत सारी चीजें इधर उधर बनती हैं, जैसे ये पेड़ पौधे हैं, इन पेड़ पौधों को बकरी भी तो खा सकती है, और बकरी को सांप भी तो खा सकता है ना। तो ये ऐसे करके जो डिफरेंट मतलब एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखला जब आपस में मिलती हैं, तब हम उसको खाद्य जाल बोल देते हैं, है ना। जैसे ये वाली एक श्रृंखला हो गई, एक श्रृंखला ये हो गई, एक श्रृंखला ये हो गई, ये तीन श्रृंखला जब आपस में मिलेंगी तो इसको हम क्या बोल देंगे, खाद्य जाल बोल देंगे। सिंपल सी चीज ये है ना। जब चेन आपस में मिलेंगी तो क्या बना लेंगे, वेब बना लेंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अनेक खाद्य श्रृंखलाओं के एक समय कार्यरत होने के कारण बन जाता है, क्या बन जाता है, जो मैं आपको अभी अभी बता रही थी कि जब एक से ज्यादा खाद्य श्रृंखलाएं आपस में मिलती हैं तो क्या बन जाता है, खाद्य जाल बन जाता है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है एक दूसरे से जुड़ी जटिल खाद्य श्रृंखलाएं जो हैं वो कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं, एक दूसरे से जुड़ी हुई, है ना। एक से ज्यादा जो खाद्य श्रृंखलाएं होंगी उनको क्या बोलते हैं, खाद्य जाल बोलते हैं, ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में सबसे पहले जो है वो क्या आते हैं, तो सबसे पहले खाद्य श्रृंखला में क्या आएंगे, सबसे पहले तो पौधे ही आएंगे ना, सबसे पहले तो प्रोड्यूसर्स आते हैं, है ना। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद कौन आएगा, शाकाहारी आएगा। शाकाहारी को कौन खाएगा, कीट पक्षी खा सकते हैं, कीट पक्षी को कौन खा सकता है, मांसाहारी खा सकते हैं ना। इस तरीके से चीजें आगे बढ़ेंगी। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में प्रथम है, खाद्य श्रृंखला में प्रथम कौन आएगा, पौधे आएंगे। नेक्स्ट है खाद्य श्रृंखला में परस्पर समूह को कहा जाता है, परस्पर जो समूह है उसको क्या कहा जाता है, खाद्य श्रृंखला में, यानी एक से ज्यादा समूह जब हो गए उसको ही क्या बोल देंगे, खाद्य जाल बोल देंगे। नेक्स्ट है घास क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो क्या है ना। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे घास क्षेत्र का पूछा है कि घास क्षेत्र का पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो जाएगा। पहले यहाँ पे घास दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है, सबसे पहले प्रोड्यूसर्स ही दिए हुए होने चाहिए, तो करेक्ट है ये, है ना। घास को कौन खा रहा है, टिड्डी खा रहा है, ये भी करेक्ट है। टिड्डी को मेंढक ने खाया, ये भी करेक्ट है। मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खा लिया, करेक्ट है ये एकदम, है ना। नेक्स्ट दिया हुआ है टिड्डी को मेंढक खाएगा, टिड्डी को मेंढक कैसे खा सकता है ना, नहीं मेंढक खा सकता है, ठीक है ना। मेंढक घास नहीं खाता लेकिन, ठीक है, क्योंकि मेंढक तो मांसाहारी है, मेंढक खाता ही नहीं घास, ठीक है। तो यहां पर ये गलत हो गया, ना घास को सांप खाता है, ठीक है, ना ही सांप जो है वो घास को खा सकता है, तो ये दोनों चीजें यहाँ पे गलत हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे सांप को बाज ने खाया, ये सही है, लेकिन बाज को टिड्डा थोड़ी ना खा सकते, टिड्डा तो शाकाहारी होता है, वो तो प्लांट खाता है, तो ये गलत हो गया यहाँ पे, है ना। नेक्स्ट है देखो घास को सांप ने खाया, सांप घास खाता ही नहीं है, यहीं पे गलत हो गया ये, ठीक है। तो हमारा जो करेक्ट चीज है वो क्या है, ए ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे
करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुंड्रा क्षेत्र पारिस्थितिकी तंत्र जो है वो बना हुआ है, किससे बना हुआ है? टुंड्रा जो है रीजन है ना, वहां पे देखो लाइकेन और शैवाल जो है ना ये सबसे ज्यादा होते हैं, तो ये यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा कि टुंड्रा क्षेत्र की अगर बात आएगी तो लाइकेन शैवाल सबसे पहले आएंगे, रेंडियर और फिर मनुष्य, यानी कि ए ऑप्शन ही हमारा यहाँ पर करेक्ट है। ठीक, नेक्स्ट है खाद्य कड़ी का सही क्रम है। खाद्य कड़ी जो है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है, यानी कि कैसे वहां पे चीजें चलती हैं। तो देखो पहले है घास, घास को हिरन खाता है, बिल्कुल खाता है, करेक्ट है ना। हिरन को भेड़िया खा सकता है, बिल्कुल खा सकता है, और भेड़िया को शेर खा जाएगा, बिल्कुल खा जाएगा, एकदम करेक्ट है ये, है ना। नेक्स्ट है देखो घास को सांप खाता है, सांप घास खाता ही नहीं है ना, घास सांप खाता ही नहीं है, और हिरन सांप को कैसे खा जाएगा, हिरन तो मर जाएगा, है ना। और कीड़े जो हैं वो हिरन को कैसे खा सकते हैं भाई, ठीक है। तो इसके तो सारी की सारी चीजें गलत ही गलत हैं, ए ऑप्शन ही सिर्फ हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट है कौन सा एक घटक रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अंग नहीं है, यहाँ पे पूछ रहे हैं कौन सा अंग नहीं है, ठीक है। तो कौन सा अंग नहीं है, देखो यहाँ पे रेगिस्तान की बात कर रहे हैं, है ना। रेगिस्तान में सवाना घास होती है, बिल्कुल करेक्ट बात है, नागफनी होती है, ऊंट भी होता है। क्या नहीं होता है रेगिस्तान में? कमल नहीं होता है ना, क्योंकि आपको पता है रेगिस्तान में पानी तो है नहीं, और कमल को तो हमेशा पानी चाहिए, है ना। जैसे वो नहीं होता ये जो चावल होते हैं, चावल के नहीं पेड़ होते हैं, धान बोलते हैं जिनको, है ना, वो पानी में डूबे रहते हैं ना, वैसे ही कमल पानी में डूबे रहते हैं। रेगिस्तान में पानी नहीं है तो कमल कहां से आएगा, है ना। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण एक स्रोत है, पर्यावरण जो है वो स्रोत है, किसका स्रोत है? अधिगम का स्रोत है, करेक्ट बात है। यानी कि जो हमारी लर्निंग होती है, जो भी हम सीखते हैं वो हम अपने आसपास की चीजों से तो सीखते हैं, करेक्ट बात है। ऊर्जा का भी स्रोत है, ये भी करेक्ट है। औषधि का भी स्रोत है, क्योंकि दवाइयां जो है वो भी बेसिकली प्लांट इन सब चीजों से ही बनती है, मिनरल से, तो ये भी करेक्ट है। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट भक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हैं उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है ना। जो कीट भक्षी होते हैं, देखो जितने भी कीट भक्षी पादप होते हैं, कीट भक्षी पादप किसको बोलते हैं हम? जो प्लांट इंसेक्ट्स को खा लेते हैं ना। मेरे को एग्जैक्टली नाम नहीं याद आ रहा है ना, पर आपने देखा होगा ऐसे एक वो होता है, एक प्लांट होता है, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा है, ये उसमें भी पूछा जाता है, सीटेट में भी पूछा जाता है ना, पर मुझे उस प्लांट का नाम नहीं याद आ रहा। चलिए मैं बताती हूँ आप लोग को ना। पिचर प्लांट होता है, पिचर प्लांट, है ना। तो पिचर प्लांट होता है, तो ये क्या करते हैं बेसिकली, यहाँ पे इनके कांटे 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 होते हैं। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, ऐसे बहुत सारी वीडियो वायरल हो जाती है ना, तो आपने देखा होगा ऐसे 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 कांटे से होते हैं, और जैसे ही कोई भी इंसेक्ट इसके अंदर जाता है तो ये अपने आप बंद हो जाता है ना। और ये इवन जो यहाँ पे वो होते हैं ना, मतलब जो इवन इनका जो एनिमल होते हैं, है ना, वो पूरे ऐसे नहीं है कि यहाँ पे जाएंगे तो मर जाएंगे बस, ऐसा नहीं होता। ये प्लांट है ना, धीरे धीरे जो एनिमल होता है ना उसको
को पूरे को खा जाता है, यानी जो भी बेसिकली जो भी एनिमल होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके अंदर प्रोटीन होता है। आप सब लोगों को पता होगा हमारा जो मांस है उसमें प्रोटीन होता है ना। और प्रोटीन जो है वो उसका मेजर सोर्स नाइट्रोजन है ना, यानी मेजरली वो नाइट्रोजन का ही बना होता है। क्योंकि प्रोटीन अगर मैं ऐसे बताऊंगी तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, अमाइनो एसिड के बने होते हैं प्रोटीन, अमीनो एसिड जो है वो मेजरली नाइट्रोजन का ही बने हुए होते हैं, है ना। तो ये समझ लो बस, है ना, प्रोटीन मतलब नाइट्रोजन, इतना समझ लो, है ना, उतना ही काफी रहेगा, ठीक। तो जो कीटभक्षी पादप जिस मृदा पर उगते हो उसमें कौन सा तत्व नहीं होता है ना। तो आपने देखा जो कीटभक्षी पादप होते हैं, यानी जो इंसेक्ट को खाएं, वो वाले प्लांट जो हैं वो बेसिकली इंसेक्ट को खा क्यों रहे हैं, प्रोटीन के लिए खा रहे हैं, है ना। और प्रोटीन किसका बना हुआ होता है, नाइट्रोजन का बना हुआ होता है ना। तो वो मिट्टी से भी तो नाइट्रोजन खा जाएंगे, है ना, तो मिट्टी में भी नाइट्रोजन नहीं छोड़ेंगे। तो जहां भी वो जिस भी मिट्टी पर उगेंगे, ठीक है, उसमें कौन सा तत्व नहीं होता, नाइट्रोजन नहीं होता। तो ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, यह किसने कहा, पर्यावरण जीव के पारिस्थितिकी कारकों का योग है, ये किसने बोला है, तो ये ब्लांश ने बोला है। ए ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में जो मनुष्य है वो क्या है ना। तो मनुष्य जो है ये आप सब लोगों को पता ही होगा कि जो बेसिकली मनुष्य है वो क्या है। मनुष्य हम कंज्यूमर्स हैं, है ना, ये मैं आपको पहले भी बता चुकी थी जब कल हम बात कर रहे थे। हम निर्माता तो बिल्कुल भी नहीं है ना, प्रोड्यूसर्स या उत्पादक हम बिल्कुल भी नहीं है, विघटन करता है या डिकम्पोजर भी नहीं है हम कौन है, उपभोक्ता है, हम खाते हैं। नेक्स्ट है, जैव भार किस पारिस्थितिकी तंत्र में उल्टा पिरामिड बनाता है ना। तो जैव भार की बात हो रही है, जैव भार मतलब बायोमास वाला जो मैंने पिरामिड बताया था उसकी बात हो रही है। तो ये जो बायोमास वाला पारिस्थितिकी तंत्र है ये दोनों तरह का होता है, मैंने वहां पे बताया था, उल्टा भी सीधा भी दोनों तरह का होता है। तो ये पूछ रहे हैं उल्टा पिरामिड जो है वो कहां पर बनेगा। तो जो जल वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है ना वहां पर उल्टा बनेगा, जो हम वहां पे भी बात कर रहे थे तालाब वाले में, है ना, कि तालाब वाला जो जैव भार पिरामिड होता है वो उल्टा होता है, ठीक। नेक्स्ट है, प्रकृति से हमारा संबंध होना चाहिए, प्रकृति जो है उससे हमारा संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, हमें प्रकृति से समन्वय बना के रखना है, यानी ए ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, गुरु प्लवक यानी कि जो मैक्रोफाइट्स होते हैं वो मुख्यतः जड़ों वाले बड़े पौधे होते हैं जिनके नाम क्या होते हैं, जिनके नाम होते हैं ट्रोपा भी करेक्ट है, हाइड्रिला भी, टाइफा भी और वेलिस्नेरिया भी और निम्फिया भी, सारे के सारे ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भार का उल्टा पिरामिड बनता है। उल्टा पिरामिड जो है वो किस में बनता है, जलीय में बनता है, ये आप लोगों को पता ही चल गया, सॉरी घास नहीं, जल वाला जो होगा, है ना। तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप प्लवक यानी कि फाइटोप्लैंक्टन छोटे प्लावी या निलंबित निचले पौधे होते हैं जिनके नाम हैं, जिनके की क्या नाम है, सारे के सारे नाम है, यानी कि डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छे व संतुलित पारितंत्र की आवश्यकताएं जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। तो अच्छे की आवश्यकता क्या हो जाएगी, सौर ऊर्जा निरंतर और पर्याप्त मात्रा में मिलती रहनी चाहिए, एकदम करेक्ट बात है, ठीक है। नेक्स्ट है, उसके आवश्यक घटक अजैविक पदार्थ उत्पादक उपभोक्ता और विघटन अवश्य रहने चाहिए। नेक्स्ट है, ऊर्जा प्रवाह के साथ खाद्य श्रृंखला की नियमित क्रियाशीलता होनी चाहिए, ये भी करेक्ट बात है, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी तथा पारिस्थितिकी तंत्र में अंतर जो है वो क्या है, ठीक है। तो देखो अंतर क्या हो जाएगा, पहला है पारिस्थितिकी पर्यावरण का विज्ञान है और पारिस्थितिकी तंत्र पर्यावरण की एक प्रणाली या तंत्र का अध्ययन है, करेक्ट है। पारिस्थितिकी जन समुदाय का अध्ययन है, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र एक जीवधारी और एक स्थान तथा एक समय का अध्ययन है, ये भी करेक्ट है। पारिस्थितिकी के दो मुख्य पक्ष हैं, जीवधारी और पर्यावरण, जबकि पारिस्थितिकी तंत्र के तीन तत्व हैं, जीवधारी, पर्यावरण और ऊर्जा प्रवाह, सारी की सारी चीजें करेक्ट है, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधे और जंतुओं के बीच की जो कड़ी है वो कौन सी है, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन तो 8th 9th की जो साइंस है ना उसमें बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है। यूग्लिना जो है ये है ना, क्योंकि यूग्लिना जो है वो आधा प्लांट की तरह है और आधा एनिमल की तरह है। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर जीव जंतुओं की लगभग कितनी जातियां पाई जाती हैं, तो कितनी जातियां पाई जाती हैं, 50 लाख के करीब जातियां पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, पर्यावरण के जो तत्व हैं वो कौन कौन से हैं, सारे के सारे हैं, जल भी, मृदा भी, वायु भी, ठीक है। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समान प्रजाति के जीवों की विविधता को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आनुवांशिक विविधता बोलते हैं, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा क्योंकि एक जैसी ही जातियां हैं, ठीक। नेक्स्ट है, जैव विविधता का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है, जैव विविधता का प्रकार कौन सा नहीं है, आंतरिक विविधता नहीं है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
जैव विविधता का प्रकार नहीं है। कौन सा नहीं है? अच्छा, यहाँ पे भी प्रकार नहीं है पूछा है, प्रादेशिक विविधता। नेक्स्ट है जैव विविधता के कृत्रिम आवासीय संरक्षण का जो उदाहरण है वो है, तो कौन सा उदाहरण है? यहाँ पे देखो कृत्रिम की बात पूछी, यानी आर्टिफिशियल की, यानी जिसको हम खुद बना रहे हैं, है ना। तो सेंचुरीज या राष्ट्रीय उद्यान या जीवमंडल कोष, चिड़ियाघर जो है वो है, ठीक है, क्योंकि चिड़ियाघर को हम खुद बनाते हैं, जू जो होते हैं उनको हम खुद बनाते हैं। नेक्स्ट है शोला घास स्थल कहाँ पर पाए जाते हैं? तो जो शोला घास स्थल है वो पश्चिमी घाट पर पाए जाते हैं। ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। फूलों की घाटी जो है वो कहाँ पर है? तो फूलों की जो घाटी है वो उत्तराखंड में है, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण के प्रकाशीय चरण के दौरान डैश का ऑक्सीकरण और डैश का अपचयन होता है, ठीक है। किसका ऑक्सीकरण और किसका अपचयन, यानी कि रिडक्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जल जो है यानी कि जो पानी है उसका होता है ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण, और रिडक्शन होता है NADP का, तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रख लेना। ओरिजिन ऑफ स्पीशीज यानी प्रजातियों की उत्पत्ति जो है वो चार्ल्स डार्विन ने लिखी है, यानी कि जो बेसिकली अर्थ पे जो जीवन आया है वो कैसे आया है, तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना इसको, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारिस्थितिकी तंत्र के तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं? तो इनका जो बेसिकली चक्रण है उसको हम जैव रासायनिक चक्र बोलते हैं, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। संकटग्रस्त जंतु दैत्याकार पांडा जो है वो पाया जाता है चीन में पाया जाता है, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी प्राकृतिक वनस्पति मरुस्थलीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो मरुस्थलीय प्रदेशों में जो पाई जाती है वो है कैक्टस, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा वृक्ष जैविक कीटनाशक का उत्पादक है ना। तो जो जैविक कीटनाशक का देखो मतलब क्या हुआ कि जैविक का मतलब है जो कोई भी प्लांट से बनी हो, है ना, या एनिमल से बनी हो, लेकिन कीटनाशक का मतलब होता है जो कीड़े मकोड़ों को मारे, है ना, इंसेक्टिसाइड। तो जैविक कीटनाशक जो है वो किससे बनता है, यानी कि जो कीड़े मकोड़ों को मार दे, बेसिकली वो हम किससे बना सकते हैं? सब लोगों को पता होगा, इवन जब भी मच्छर भी आ जाते हैं तो नीम की पत्तियों को जला देते हैं ना, मच्छर भाग जाए, है ना, तो क्या हो गया? वो कीटनाशक ही तो हो गया, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन से पौधे, और ये यहाँ पे पौधे, यहाँ पे भाई एक क्वेश्चन जो है कट रहा है, तो इसका आंसर कैसे दिया जा सकता है ना। नेक्स्ट है जब एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए तो उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सहभोजी बोलते हैं, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलिए देखो यहाँ पे है ना बात बताती हूँ मैं थोड़ी, इन सब के बारे में बता देती हूँ, इनका मतलब क्या होता है, ताकि अगर कोई और तरह से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता चल जाए, ठीक है। देखो जैसे दो प्लांट है ना, कोई भी दो प्लांट हो सकता है ना, अगर वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, है ना, तो वहां पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, ठीक। तीन कंडीशन क्या हो सकते हैं? देखो पहली कंडीशन क्या हो सकती है कि एक ये प्लांट है ना, और एक समझ लो एक और कोई दूसरा प्लांट है ना, ये प्लांट कोई भी बेल वेल या कुछ भी हो सकता है, तो ये जो बेल है ये इस प्लांट के ऊपर आ गई है ना, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? एक कंडीशन तो ये हो सकती है, ये जो पहला प्लांट है इसका नाम पहला प्लांट रख देते हैं, इसका नाम दूसरा प्लांट रख सकते हैं, ठीक है। तो ये जो पहला प्लांट है ना, ये जो भी सॉइल में मिनरल है ना उनको इस प्लांट तक भी पहुंचा रहा है, खुद तक भी पहुंचा रहा है, और ये जो प्लांट यहाँ पे लिपटा हुआ है ना, बेल लिपटी हुई है, इसको भी पहुंचा रहा है ना। तो ये प्लांट जो पहला प्लांट है हमारा वो दूसरे प्लांट की हेल्प कर रहा है ना, बदले में जो दूसरा प्लांट है ना ये भी पहले प्लांट की हेल्प कर रहा है, मतलब ये भी इसको कुछ अपना जो भी इसके अंदर पोषक तत्व हैं या तो ये वो दे रहा है, या फिर समझ लो कि ये जो दूसरा प्लांट था हमारा जो बेल टाइप्स थी, है ना, ये कीड़े मकोड़ों को नहीं आने दे रही है पहले प्लांट तक, है ना, तो दूसरा प्लांट भी पहले की मदद कर रहा है। तो ऐसा वाला जो दो जीव साथ में रहते हैं, मतलब दोनों एक दूसरे की हेल्प करें, तो उसको हम बोलते हैं सहजीवी। जो यहाँ पे लास्ट ऑप्शन है ना, ये सहजीवी है ना, यानी कि दोनों एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, उसको बोलते हैं सहजीवी, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन क्या हो गई? दूसरी कंडीशन ये हो गई कि जो दूसरा प्लांट आया ना इस पहले प्लांट के ऊपर, है ना, तो ये दूसरे प्लांट पहले प्लांट के ऊपर रहता है, जो दूसरा प्लांट है वो पहले प्लांट के ऊपर रहता तो है ना, इससे लाभ भी लेता है, लेकिन पहले प्लांट को नुकसान नहीं पहुंचाता,
है ना। यानी जो दूसरा प्लांट है वो इससे सोचो, इससे कोई भी न्यूट्रिशन या कुछ भी ले रहा है, जैसे कि इसके पास जो भी पत्तियां हैं तो इसको कुछ 2-4 पत्तियां चाहिए, 2-4 पत्तियां भी नहीं चाहिए इवन, जैसे समझो कि इसको सिर्फ रहना है इसकी पत्तियों के अंदर, है ना, लेकिन इसकी पत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है कुछ भी, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन को हम बोलते हैं सहभोजी, ठीक है, जो यहाँ पे है। जैसे कि एक जीव लाभ लेता है बगैर दूसरे सहवासी जीव को प्रभावित किए, यानी कि वो लाभ तो ले रहा है लेकिन उससे दूसरे वाले को नुकसान नहीं हो रहा, तो इसको हम बोलते हैं सहभोजी, ठीक है। और एक तीसरी कंडीशन आती है कि जो दूसरा जीव है, जैसे यहाँ पे ये जो सेकंड बेल थी, जैसे अमर बेल होती है ना, वो तो अमर बेल जो है वो किसी प्लांट के ऊपर चली जाती है तो उस प्लांट को बिगाड़ देती है ना, पूरा उसका न्यूट्रिशन चूस लेती है ना, तो दूसरे प्लांट को नुकसान हो गया ना। जो बेसिकली हमारा फर्स्ट प्लांट है, जैसे ये कोई भी प्लांट है, समझ लो ये अशोक का पेड़ है, अशोक के पेड़ पे अगर अमर बेल लग गई है ना, तो अमर बेल जो है वो अशोक के पेड़ को बर्बाद कर देगी एक तरीके से, है ना। यहाँ पे इसके पूरा जितना न्यूट्रिशन होगा सबको खा जाएगी और ये जो अशोक का पेड़ है वो एक दिन खराब हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हुआ, जो दूसरा हमारा प्लांट है उसने पहले प्लांट का नुकसान कर दिया, है ना। तो इस केस को हम बोलते हैं परजीवी यानी कि पैरासाइट, ठीक है। जैसे कि जुएं हैं, अगर मैं एग्जांपल दूं, जुएं जो होते हैं वो मनुष्यों के बालों में रहते हैं और मनुष्यों को नुकसान पहुंचाते हैं, तो इसीलिए हम जुओं को भी पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये चीजें समझ लेना, सहजीवी मतलब दोनों एक दूसरे का फायदा पहुंचा रहे हैं, सहभोजी मतलब एक जो प्लांट है वो दूसरे से लाभ तो ले रहा है लेकिन उसको नुकसान नहीं पहुंचा रहा है, ठीक है, लाभ लेकर के भी नुकसान नहीं हो रहा है कुछ भी, और परजीवी मतलब नुकसान दे रहा है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। इकोसिस्टम की सही परिभाषा जो है वो क्या हो जाएगी, तो इकोसिस्टम की सही परिभाषा हो जाएगी जैव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है यह है, निम्न में से कौन सर्वाधिक उत्पादन पारिस्थितिकी तंत्र है, यानी कि जिसमें सबसे ज्यादा उत्पादन होगा, है ना। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा, जहां पर प्लांट सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि प्लांट ही तो सबसे ज्यादा उत्पादन करते हैं और प्लांट सबसे ज्यादा कहां पर है, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन में, है ना, तो इसीलिए ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी पारितंत्र में तत्वों का जो चक्रण होता है उसको क्या कहते हैं, उसको जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। असम का प्रसिद्ध एक सींग वाले गैंडों वाला वन्य जीव अभ्यारण्य जो है वो कौन सा है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काजीरंगा, और ये इवन अभी कुछ टाइम पहले ही बना था, अराउंड 4-5-6, नहीं ये तो पुराना वाला है, हाँ असम का वो तो नया वाला था, नहीं ये तो काफी पुराना है ना, वो मैं कंफ्यूज हो रही थी। एक असम में नया भी बना है, उसको मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, देवांगिया ऐसे करके उसको कुछ बोलते हैं, है ना। ये एक सींग वाले गेंडों वाला तो बहुत पुराना है ना, तो काजीरंगा है, तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन राष्ट्रीय पार्क जो है वो है, तो ये कहां पर है, तमिलनाडु के अंदर है, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइकेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, सहजीवी होते हैं लाइकेन, है ना, यानी कि दूसरों को फायदा भी पहुंचाते हैं ना, ये खुद भी जिस भी प्लांट पे जाएंगे लाइकेन तो ये खुद भी उससे कुछ लेंगे और बदले में उसको कुछ देंगे भी, है ना, तो सहजीवी होते हैं। नेक्स्ट है, जीवों के व्यवहार के अध्ययन जो हम करते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं इथोलॉजी, तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा जो कि बी वाली पोजीशन पे है, ठीक। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक आदिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद जो है वो कौन सा है, तो इसका जो प्रयुक्त पद है वो है स्वस्थानीय संरक्षण, तो हमारा बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामुदायिक कक्षपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाई जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कक्ष में सबसे अधिक संख्या जो है वो किसकी है, तो सबसे अधिक जो संख्या है वो है आलिप रिडले की, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है, किसी जगह के फ्लोरा और फोना सूचित करते हैं, फ्लोरा और फोना जो है वो सूचित करते हैं किसको, देखो फ्लोरा हम किसको बोलते हैं, ऐसे समझ लो, फ्लोरा मतलब फ्लावर, है ना, तो फ्लावर जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्लांट ही तो होते हैं, है ना, और फोना हम किसको बोलते हैं, एनिमल्स को बोलते हैं, है ना, तो पेड़ पौधे और जंतुओं को सूचित करते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन जीवीय कारक नहीं है, जीवीय कारक मतलब जिसमें जीवन नहीं है ना, तो देखो पेड़ पौधों में जीवन होता है, जंतुओं में जीवन होता है, सूक्ष्म जीव में जीवन होता है, किसमें नहीं होता है, पत्थरों में जीवन नहीं होता है, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिकतर पेड़ पौधे जो है वो पाए जाते हैं, कहाँ पाए जाते हैं पेड़ पौधे, स्थल मंडल में पाए जाते हैं सबसे ज्यादा, है ना, मैं ये चीज आपको उस दिन बता रही थी, स्थल मंडल
भूमंडल किसको बोलेंगे, जहां जो हमारा जमीन वाला पार्ट है, मिट्टी वाला पार्ट है वो। जलमंडल जैसे समुद्र जो है वो जलमंडल हो गया। वायुमंडल जमीन से और समुद्र से ऊपर उठोगे जितनी भी जगह पे बेसिकली खाली जगह है ना, वो सारी की सारी वायुमंडल है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? ये किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? आयोडीन का। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सामाजिक वानिकी का जो उद्देश्य है वो क्या है कि पर्यावरण, सामाजिक व ग्रामीण विकास में मदद के उद्देश्यों से वनों का प्रबंधन। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सजीवों में ऑक्सीश्वसन की प्रक्रिया डैश में ऊर्जा अपमुक्त होती है। जो ऑक्सीश्वसन होता है, ऑक्सीश्वसन का मतलब क्या होता है, जब भी हम ऑक्सीजन रेस्पिरेशन कर रहे हैं ना, तो यहाँ पर जो है कितनी ऊर्जा रिलीज होती है ना, तो कितनी होती है 673 किलो कैलोरी। तो बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस खाद्य श्रृंखला की प्रथम कड़ी सदैव हरे पादप पौधे होते हैं? जो पहली कड़ी होगी वो हमेशा जो है हरे पादप होंगे। क्यों होते हैं? क्योंकि ये क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश में वायुमंडलीय CO2 को स्थिरीकृत करते हैं और उससे अपना खाना भी बनाते हैं, है ना, अपने लिए नहीं हमारे लिए भी। नेक्स्ट है, बाद में समोद्भिद पौधे पर जाते हैं, क्योंकि ये कुछ क्वेश्चन में वो हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, उस क्वेश्चन कुछ कट रहा है। नेक्स्ट है, जब ध्रुव में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ते हैं तब जैव विविधता जो है वो क्या होती है, बढ़ती है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये है भूमध्य रेखा की ओर जब बढ़ेंगे, है ना। तो भूमध्य रेखा किसको बोलते हैं, इक्वेटर की तरफ। ठीक है, तो जैव विविधता जो है वो बढ़ती जाएगी जितना हम इसकी तरफ जाएंगे, इक्वेटर की तरफ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट है, शांत घाटी जिसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा प्राप्त है वो स्थित है कहां पर है? ये शांत घाटी जो है इसके बारे में हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ भी चुके हैं ना। ये कहां पर है, केरल में है। तो डी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से किस गैस के कारण पत्तियों का सिकुड़ना, पत्तियों का गिरना और आकार में छोटा होना पौधों में पाया जाता है? कौन सी गैस की वजह से पाया जाता है? ये कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से, यानी कि बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी खाद्य श्रृंखला क्षारीय मैदानों की नहीं है? तो क्षारीय मैदानों की जो नहीं है वो कौन सी है, वो है प्लावक, मछली और वेल। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत है? तो ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत कौन सा है, जल ऊर्जा, है ना, इससे हम बना लेते हैं ऊर्जा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक से अधिक पौष्टिकता स्तर का सदस्य है? कौन है, प्लवक है। तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में विशिष्ट उपस्थिति को पारिस्थितिकीय अवस्था कहते हैं, किसको बोलते हैं, एंडेमिक को, है ना। तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टैडपोल किसके जीवन की प्रारंभिक अवस्था है? टैडपोल, है ना, जितने भी साइंस वाले हैं सबने पढ़ा होगा, ये 9th क्लास में ही हम पढ़ लेते हैं, है ना। मेंढक जो है उसका जो प्रारंभिक सबसे फर्स्ट स्टेज होता है वो टैडपोल ही होता है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे प्रजनन करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं परागण। ठीक है, तो डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दो तरह के होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल का टाइप है ये। नेक्स्ट है, खाद्य प्रकाश तथा स्थान के लिए अधिक संघर्ष होता है। ठीक है, अधिक संघर्ष जो है वो होता है किसमें? नजदीकी संबंधित जातियों के मध्य जो एक ही स्थान में उग रही है ना। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, आर्कटिक मरुस्थल किसका दूसरा नाम है? आर्कटिक मरुस्थल जो है वो बेसिकली हम किसको बोलते हैं? टुंड्रा को बोलते हैं। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, खाद्य श्रृंखला द्वारा घातक रसायनों की निरंतर बढ़ती मात्रा जो है उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? जो बेसिकली मात्रा बढ़ रही है उसको हम जैव सांद्रण बोलते हैं, है ना। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पौधों को वायुमंडल का शुद्धिकारक कहा जाता है क्योंकि इसमें, है ना, पौधे जो है वो उनको क्यों बोला जाता है वायुमंडल का शुद्धिकारक? देखो वायुमंडल जो है उसमें अशुद्धि किसके वजह से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से, है ना। और जो पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को ही तो यूज करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, है ना। तो इसीलिए सी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, डीडीटी जो है वो क्या है? तो डीडीटी का सबको शायद पता ही होगा कि जो बेसिकली जो डीडीटी होता है ये क्या होता है? एक निम्नीकरण प्रदूषक होता है ना, यानी नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होता है जो डिग्रेड नहीं होता है ना। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।